हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आइड इन्फ्यूजन बाय प्राइम एकेडमी। आज हम कर रहे हैं आपकी प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, जो कि टॉपिक है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जीई का आपका ये सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वन। ठीक है ना? तो उसकी सीरीज आज हम करने वाले हैं स्टार्ट। तो करते हैं आज की वीडियो के स्टार्ट बिना किसी देरी के। और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं किसी भी जीई सब्जेक्ट के, तो फॉर द ₹150 ओनली हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। करते हैं आज की वीडियो के स्टार्ट बिना किसी देरी के। पहला टॉपिक है इसके अंदर प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वन, जीई जनरल इलेक्टिव। ठीक है? तो स्कार्सिटी का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, वो सब लिमिटेड हैं। ठीक है? और हमारी जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड हैं। जैसे कि इंसानों की ज़रूरतें क्या क्या होती हैं? खाना, कपड़े, घर, पढ़ाई, मोबाइल, इंटरनेट, लग्जरी आइटम, ये इंसान की वांट्स होती हैं। ठीक है ना? और उसके पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं इन चीज़ों को लाने के लिए? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, मनी है, टाइम है, मशीन है, रॉ मटेरियल्स है। तो रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, बट हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। इसकी वजह से स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट के पास लिमिटेड मनी है, बट उसको किताबें भी चाहिए, उसको कपड़े भी चाहिए, उसको स्मार्टफोन भी चाहिए। गवर्नमेंट के पास लिमिटेड फंड है, बट उनको हेल्थ पे भी पैसे स्पेंड करना है, एजुकेशन पे भी, डिफेंस पे भी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी। और एक फार्मर के पास लिमिटेड ज़मीन है, बट वो बहुत सारी खेती करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें स्कार्सिटी की प्रॉब्लम होती हैं। स्कार्सिटी होती क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड है हमारे पास नेचर के अंदर, और इंसान की ज़रूरतें डेली डेली बढ़ती जा रही हैं, और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसी तरीके से चीज़ों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इंपॉर्टेंस यही है स्कार्सिटी की, ये इंडिविजुअल को फोर्स करती है और सोसाइटी को फोर्स करती है कि वो चॉइसेस ले। ठीक है ना? कि ये दो ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन चुने। और एफिशिएंट यूज़ होता है रिसोर्सेज का, और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स सॉल्व होती है स्कार्सिटी के थ्रू। ठीक है? चॉइस आती है। चॉइस का मतलब होता है जब आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं और आप उनमें से एक ऑप्शन चुन रहे हैं, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज जो हैं स्कार्स हैं, आपके पास पैसा लिमिटेड है, बट आपको चीज़ें बहुत सारी चाहिए, बट आप उनमें चॉइस करते हैं कि आपको क्या लेना है। तो हम जो है यहाँ पर अपने सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम चूज़ करते हैं कि किस वांट को हमें पहले सेटिस्फाई करना है। तो चॉइस जो है अलग अलग लेवल की होती है। एक होती है इंडिविजुअल लेवल, यानी कि एक स्टूडेंट है जिसको चूज़ करना है कि उसको किताब खरीदनी है फिर मूवी देखनी है। एक प्रोड्यूसर लेवल की हो गई, यानी एक फर्म चूज़ करती है कि उसको कार बनानी चाहिए या फिर बाइक्स बनानी चाहिए। और गवर्नमेंट लेवल की ये हो गई कि गवर्नमेंट चूज़ करती है कि उसको डिफेंस में पैसा खर्च करना चाहिए या देश के एजुकेशन में पैसा खर्च करना चाहिए। अब ये चॉइस नेसेसरी क्यों हो जाती है, ज़रूरी क्यों हो जाती है? क्योंकि लोगों की इनकम लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, और वांट्स हमारी अनलिमिटेड है। तो हर चॉइस के अंदर जो है सेक्रीफाइस आता है, जिसकी वजह से जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी आती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो वैल्यू होती है हमारे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन की, जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं। यानी कि जो चीज़ हमने गिव अप कर दी, जो चीज़ हमने छोड़ दी, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। यानी कि आपने पढ़ाई कर ली टीवी देखने के बजाय, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रही इंटरटेनमेंट। यानी एक फार्मर ने वीट उगा लिया राइस के बदले, तो राइस की प्रोडक्शन उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। और एक गवर्नमेंट ने डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा कर दिया, ठीक है, हेल्थ या फिर एजुकेशन के ऊपर कम करा, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपकी हेल्थ और एजुकेशन की कॉस्ट रहेगी। अब इम्पॉर्टेंस यही होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ होता है, और बिजनेस और गवर्नमेंट प्लानिंग के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट्स इसके यही आते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तभी होती है जब रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबली फ्रंटियर। ठीक है? पीपीएफ जिसको बोले जाते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है एक ऐसा कर्व है जहाँ पर हम अलग अलग कॉम्बिनेशन देखते हैं दो गुड्स के जो इकोनॉमी के अंदर हैं, और गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से हम उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, स्कार्सिटी, चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एफिशिएंसी। अजम्पशंस इसके अंदर यही ली जाती हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास फिक्स्ड हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास कांस्टेंट है, और सोसाइटी के अंदर सिर्फ दो ही गुड्स बनाए जा रहे हैं, और रिसोर्सेज का जो है पूरी तरीके से फुल्ली और एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है। चार अजम्पशंस ली जाती हैं। एग्जांपल ये है कि इकोनॉमी के अंदर जो है दो चीज़ें बन रही हैं, गन्स और बटर्स। तो कॉम्बिनेशन ये होगा, अगर 0 गन्स बनेंगी तो 100 बटर बनेंगे। कॉम्बिनेशन बी ये होगा, अगर 20 गन बन रही हैं तो 80 बटर्स बनेंगे। ऑप्शन सी ये होगा कि अगर 40 गन बन रही हैं तो 60 बटर बनेंगे। और ऑप्शन डी ये होगा कि अगर 60 गन बन रही हैं तो 40 वो बनेंगे बटर। और कॉम्बिनेशन ई ये होगा कि अगर 80 गन बन रही हैं तो 20 बटर। ठीक है?
तो जितनी ज़्यादा हमें गन बनानी पड़ेंगी उतनी ही ज़्यादा हमें बटर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जितना हम बटर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पीपीएफ के अंदर ये होती है कि पीपीएफ जो होता है ज़्यादातर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे जा रहा होता है इसका ग्राफ। तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है ऐसे ही ऐसे हम अलोंग द कर्व बढ़ता जाता है ये भी, ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट एफिशिएंट और इनएफिशिएंट पॉइंट। यानी कि पीपीएफ के ऊपर जो है अगर पॉइंट है आपका तो इसका मतलब ये है कि आपका एफिशिएंट यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज का। और अगर पीपीएफ के अंदर है तो अब हम समझेंगे कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट है और इनएफिशिएंसी। और अगर पीपीएफ के बाहर है कोई पॉइंट आपका तो हम समझते हैं कि कोई अटेनेबल नहीं है करंट रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। अब शिफ्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे पीपीएफ के अंदर। पीपीएफ के अंदर दो शिफ्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा आउटवर्ड शिफ्ट और एक होता है इनवर्ड शिफ्ट। यानी कि आउटवर्ड शिफ्ट तब होगा जब इकोनॉमी हमारी ग्रो हो रही होगी, जब टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, रिसोर्सेज अच्छे होंगे। इनवर्ड शिफ्ट तब अच्छा होगा जब नुकसान में चल रही होंगी सारी चीज़ें, जैसे कि वॉर हो रही है, नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, रिसोर्सेज का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। एक इकोनॉमिक सिस्टम वो मेथड होता है जिसके अंदर जो है सोसाइटी डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। आप लोग 11th क्लास से ही ये चीज़ पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। अब अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होता है। सबसे पहला आता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर रिसोर्सेज जो होते हैं ज़्यादातर प्राइवेट होते हैं और प्रॉफिट उनका मेन मोटिव होता है कि प्रॉफिट कमाना है। और प्राइसेस जो डिटरमाइन करती हैं वो मार्केट की फोर्सेस जो होती हैं वो डिटरमाइन करती हैं। फीचर्स इसके यही होते हैं कि जितनी भी ओनरशिप होती है प्रॉपर्टी की वो प्राइवेट होती है, एंटरप्राइज के लिए अंदर फ्रीडम होती है और प्रॉफिट मोटिव होता है मेन इनका, और कंज्यूमर्स की सोवर्निटी होती है। एग्जाम्पल यूएसए, यूके, जापान, ये ज़्यादातर कैपिटलिस्ट कंट्री हैं हमारी। फ़ायदे इसके यही हैं कि यहाँ पर इनोवेशन को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, रिसोर्सेज का यूज़ अच्छा होता है और कंज्यूमर्स के पास चॉइस होती है बहुत सारी। नुकसान ये है कि इनकम इनक्वालिटी है यहाँ पर, ठीक है। और लेबर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, लेबर से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है और पावर की मोनोपोली है, यानी कि कुछ ही लोगों के हाथ में पावर है। नेक्स्ट आती है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर रिसोर्सेज जो है गवर्नमेंट ओन करती है और जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी द्वारा लिए जाते हैं। खासियत यही हो गई इसकी कि यहाँ पर पब्लिक ओनरशिप होती है, कोई प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं होता, इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है, सबको बराबर समझा जाता है और सेंट्रल प्लानिंग होती है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गए इसके फॉर्मर यूएसएसआर, नॉर्थ कोरिया, ये सारी चीज़ें जो है हमारे इसका पार्ट होंगी। फ़ायदे इसके ये होंगे कि यहाँ पर इनक्वालिटी बहुत कम होती है, सोशल वेलफेयर पर फोकस करा जाता है और डेवलपमेंट को प्लान करा जाता है। नुकसान इसके यही होंगे कि एफिशिएंसी यहाँ नहीं होती, कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं होती और ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है। नेक्स्ट जाके हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर बोथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही होते हैं। खासियत इसकी यही हो गई कि प्राइवेट और पब्लिक ओनरशिप आपकी दोनों होती हैं, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इस चीज़ को, और सोशल वेलफेयर का पर भी ध्यान रखा जाता है और प्रॉफिट का भी ध्यान रखा जाता है। इसका एग्जांपल आ गया इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। फ़ायदे इसके यही होंगे कि बैलेंस ग्रोथ होती है, सोशल जस्टिस आपको मिलेगा और इकोनॉमी स्टेबल रहेगी आपकी। नुकसान ये होगा कि ब्यूरोक्रेसी बढ़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत इनएफिशिएंसी होती है, पब्लिक सेक्टर अच्छा नहीं होता और पॉलिसी से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं यहाँ। हम नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड का मतलब होता है वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो कंज्यूमर जो है खरीदना चाहता है और खरीद पा रहा है एट अ गिवन प्राइस और एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं डिमांड, ठीक है। यानी कि आपके लिए जो है अगर डिमांड होती है, ठीक है ना, अगर आप वांट कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए तो वो डिमांड नहीं है। डिमांड होने के लिए आपकी डिज़ायर होनी चाहिए और आप उसके लिए पे कर पाओ और आप उसको खरीदने के लिए विलिंगनेस हो आपके अंदर, तब उस चीज़ को डिमांड बोलेंगे। अगर सिर्फ आप चाह रहे हो और आपके पास पैसा नहीं है, फिर डिज़ायर नहीं है, फिर विलिंगनेस नहीं है, तो वो डिमांड के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन आपको चाहिए बट आपके पास पैसा नहीं है तो उसको हम डिमांड नहीं बोलेंगे। बट आपके पास आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए और आप उसके लिए पे कर सकते हो, तब हम बोलेंगे कि ये डिमांड है। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? तो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड ये कहती है कि बाकी सारी चीज़ें सेम रहें, जब भी प्राइस ऑफ गुड्स जो है गिरता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। जब भी प्राइस गिरते हैं चीज़ों के तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है और जब भी प्राइस राइज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है ना। ये दे रखा है, ये तो मैंने बना दिया, मगर यहाँ पर भी आपका दे रखा है कि प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ गई और प्राइस बढ़ने से डिमांड गिर गई। यानी कि दोनों चीज़ों के बीच में क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में। रीज़न यही होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के कि सबसे पहला तो रीज़न होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। जैसे कंज्यूमर जो है ज़्यादा यूनिट्स ऑफ गुड
का यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो हर यूनिट के साथ गिरती जाती है कि आपने पहली बार आइसक्रीम खाई, आपको अच्छी लगी, फिर दोबारा खा ली, उससे कम अच्छी लगेगी, तीसरी बार खाओगे तो और कम अच्छी लगेगी। तो लोग जो है ज़्यादातर कम पैसों पर चीज़ें खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना। पहली बार आपने 50 रुपये की ले ली आइसक्रीम, दूसरी बार भी ले ली, तीसरी बार आपको उसके ऊपर 50 रुपये देने ठीक नहीं लगेंगे, आप कहोगे कि मुझे ये अब तो 40 की दो। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट ये बोलता है जब भी प्राइस गिरते हैं तो लोगों की रियल इनकम बढ़ जाती है, यानी कि जब भी चीज़ों के प्राइस गिरेंगे तो लोगों की इनकम सेम रहेगी, तो लोग जो है ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, इसको बोलेंगे इनकम इफेक्ट। एक होता है हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, यानी कि जब प्राइस आपके गुड्स के गिर जाते हैं तो वो आपके सब्सटीट्यूट से सस्ता हो जाता है, तो कस्टमर जो है वही गुड्स खरीदता है जो सस्ता होता है, तो जिसके भी प्राइस गिरते हैं उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट होता है हमारा न्यू कंज्यूमर इफेक्ट, यानी कि जितने भी कम प्राइजेस होंगे ना वो नए बायर्स को अट्रैक्ट करते हैं मार्केट के अंदर, जो यानी कि नए लोग आते हैं और वो देखते हैं अरे इसके प्राइसेस कम है, इसको खरीद लेते हैं। एक्सेप्शंस ये हैं लॉ ऑफ डिमांड के गिफन गुड्स में, वेबलैंड गुड्स में, इमरजेंसी सिचुएशन में और स्पेकुलेशन में ये चीज़ काम नहीं करती, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड जो होते हैं वो फैक्टर होते हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये गुड्स के अलावा दूसरे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को चेंज करते हैं। तो मेजर डिटर्मिनेंट्स डिमांड के ये हो गए, सबसे पहला होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये मेन फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली प्राइस ऑफ द कमोडिटी चलता है। उसके बाद आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी जितनी ज़्यादा कंज्यूमर की इनकम होगी नॉर्मल गुड्स की डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा इनकम होगी लोगों की और डिमांड कम होगी कौन से गुड्स की, इन्फीरियर गुड्स की, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के अंदर दो चीज़ आती हैं, एक होती है सब्सटीट्यूट, जैसे टी और कॉफ़ी हो गया, ठीक है ना। तो टी और कॉफ़ी में ऐसा होगा कि मान लीजिए कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग टी की तरफ ज़्यादा स्विच करने लगेंगे। और दूसरा होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कार एंड पेट्रोल, कार खरीद ली तो पेट्रोल भी चाहिए चाहिए, तो जैसे ही प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ेंगे, ठीक है, तो कार की डिमांड कम हो जाएगी आपकी। चौथा हो गया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट के अंदर लोगों का फैशन क्या यूज़ कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल क्या है, हैबिट्स क्या क्या हैं, जिसकी वजह से उनकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है ना। क्योंकि अब आज के टाइम में फास्ट फूड की देख सकते हैं आप, डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि लाइफ स्टाइल लोगों का बदलता जा रहा है। और नेक्स्ट आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा डिमांड। छठा होता है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि प्राइस जो है अभी बढ़ेंगे तो डिमांड जो है अभी बढ़ जाएगी। फिलहाल अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में इस चीज़ के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो आज ही खरीद लेता हूँ, तो आप अभी उसको खरीद लोगे। और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में इसके प्राइस गिर जाएंगे तो अभी आप उस चीज़ को नहीं खरीदोगे। नेक्स्ट होता है सीजन और वेदर, यानी कि जैसे वुलन क्लोथ हैं उनकी विंटर में डिमांड बढ़ जाती है और जो कोल्ड ड्रिंक है उनकी समर में डिमांड बढ़ जाती है। आठवां होगा एडवर्टाइजमेंट, जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग होगी उतनी ज़्यादा आपकी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के अंदर वो दिखाता है कनेक्शन क्या है। जैसे ये रहा आपका प्राइस हम रखते हैं यहाँ पर वाई एक्सिस पर, क्वांटिटी डिमांड रखते हैं एक्स एक्सिस पर। तो जो डिमांड कर्व होता है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट से लेकर राइट तक, इस तरीके से। ये जो आपकी ग्रीन लाइन आ रही है आपका डिमांड कर्व गिवन है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व के अंदर जो है ना मूवमेंट होती है, जैसे ही प्राइजेस चेंज होते हैं ना बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहें, और अगर प्राइस चेंज होना है तो मूवमेंट होगी आपके डिमांड कर्व के अंदर। अब अलग अलग टाइप की मूवमेंट होती हैं, एक होती है हमारी एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, जैसे ही प्राइस गिरते हैं ना तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है हमारी, तो मूवमेंट जो होगी वो डाउनवर्ड होगी अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए ये एक्सपेंशन ऑफ डिमांड ऐसे समझते हैं कि आपका डिमांड कर्व है, अब प्राइजेस गिर गए, ठीक है ना, तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो जो मूवमेंट होगी वो डाउनवर्ड की तरफ होगी सेम डिमांड कर्व के ऊपर, यानी पीछे की तरफ होगी इस तरफ। और नेक्स्ट होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड्स का मतलब ये होता है जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे तो आपके जो है क्वांटिटी डिमांड जो है कम हो जाएगी, जिस वजह से अपवर्ड की तरफ यानी ऊपर की तरफ सेम डिमांड कर्व बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा शिफ्ट, ये तो वो थे मतलब ये पीछे की तरफ यूँ थोड़ा सा आएगा डाउनवर्ड की तरफ, और इस तरफ यूँ थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा, मतलब पूरा इससे नहीं, थोड़ा सा फ्लैट इन टाइप्स में थोड़ा सा कम हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व तब होता है जब बाकी सारी चीज़ें जो हैं चेंज होती हैं, जब प्राइस के अलावा बाकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अलग अलग टाइप के आपके शिफ्ट होते हैं। सबसे पहला होता है इंक्रीज इन डिमांड, जब राइटवर्ड शिफ्ट होता है, यानी अभी यहाँ पर है और ऊपर की तरफ चला गया है, वो राइटवर्ड शिफ्ट बोला जाएगा, ठीक है। तो ये तब होता है जब आपकी डिमांड इंक्रीज होती है
ठीक है, और सेम प्राइस होता है। और किस वजह से डिमांड बढ़ेगी? लोगों की इनकम बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, टेस्ट या फिर प्रेफरेंस बढ़ गया, या फिर प्राइस ऑफ जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं वो बढ़ गया, तो इंक्रीज हो जाएगी डिमांड के अंदर। और डिक्रीज में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, यानी पीछे की तरफ शिफ्ट होता है आपका। यहाँ पर डिमांड जो है डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि लोगों की इनकम कम हो गई, पॉपुलेशन कम हो गई, और लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, वो आपके गुड्स नहीं खरीद रहा है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं उनके प्राइजेस बढ़ गए। इसको भी हम चेंज इन डिमांड बोलते हैं। अब डिफरेंस क्या क्या होता है मूवमेंट और शिफ्ट के बीच में? मूवमेंट तब होता है जब प्राइस के अंदर चेंज आता है, शिफ्ट ये होता है जब दूसरे फैक्टर के अंदर चेंज आता है। कर्व इसके अंदर सेम डिमांड कर्व रहता है, इसके अंदर नया डिमांड कर्व बन जाता है। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और इसको बोला जाता है चेंज इन डिमांड। ये इसकी डायरेक्शन अपवर्ड या डाउनवर्ड हो जाती है, लेफ्टवर्ड या फिर राइटवर्ड हो जाता है आपका। इसको एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, इसको इंक्रीज या डिक्रीज बोला जाता है हमारा। अब नेक्स्ट आती है हमारी मार्केट डिमांड, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मार्केट डिमांड का। मार्केट डिमांड का मतलब होता है जो टोटल डिमांड है गुड की, जो सारे कंज्यूमर्स को चाहिए मार्केट के अंदर अलग अलग प्राइजेस के ऊपर, गिवन पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर, तो उसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। यानी कि जितनी भी इंडिविजुअल डिमांड अगर हम उनको टोटल कर दें तो हमारी मार्केट डिमांड निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है तो कंज्यूमर ए उसके 2 यूनिट खरीदता है, कंज्यूमर बी उसके 3 यूनिट डिमांड करता है, और कंज्यूमर सी उसके 5 यूनिट डिमांड करता है। तो मार्केट डिमांड टोटल कितनी हो गई? 2, 3, 5 मिलाकर टोटल 10 यूनिट की मार्केट डिमांड हो गई। और सिंगल इंडिविजुअल डिमांड सबकी अलग अलग थी। तो मार्केट डिमांड कर्व जो है हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व के द्वारा निकाला जाता है। और ये जो होता है ये लेफ्टवर्ड वही होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट से लेकर राइट तक आपका। ठीक है, ऐसा ही। और ये इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता है आपके प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को। नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि सारी चीज़ें सेम रहें, अगर प्राइस बढ़ते हैं कमोडिटी के तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है, और अगर प्राइस गिरते हैं तो क्वांटिटी सप्लाई भी गिर जाती है। जैसे कि यहाँ दे रखा है, प्राइस बढ़ गया सप्लाई बढ़ गई, प्राइस गिर गया सप्लाई गिर गई। तो यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस और सप्लाई के बीच में। रीजन क्या होते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के? रीज़न ये होता है, सबसे पहले होता है प्रॉफिट मोटिव, यानी जितने ज़्यादा प्राइस का मतलब उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो लोग चाहते हैं, प्रोड्यूसर चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करें। दूसरा होगा कॉस्ट कवरेज, यानी जितने ज़्यादा प्राइसेस होंगे ना, फर्म जो है अपनी उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट को कवर कर पाएगी। तीसरा होगा एंट्री ऑफ न्यू फर्म, यानी कि अगर प्राइसेस आपने बहुत ज़्यादा रख रखे हैं तो वो जो है नए प्रोड्यूसर्स को अट्रैक्ट करेगी मार्केट के अंदर। चौथा होगा स्टॉक एडजस्टमेंट, यानी सेलर्स जो होते हैं वो अपने ज़्यादा स्टॉक्स को रिलीज़ कर सकते हैं। जब उनके प्राइसेस ज़्यादा है ना तो वो ज़्यादा स्टॉक्स को रिलीज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई वो सारे फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई को, यानी प्राइस के अलावा जितने भी सारे फैक्टर्स हमारी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करें डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो मेन डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई के अंदर हमारा आ गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी ये तो हमने मेन फैक्टर ही देखा कि प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ी, प्राइस गिरा सप्लाई गिरी। दूसरा होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी अगर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है चीज़ें बनाने की तो आपकी सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर कॉस्ट कम हो रही है तो आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। तीसरा है टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर जितनी अच्छी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो आपके खर्चा उतना ही कम होगा, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। चौथा होगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी मान लीजिए अगर एक गुड्स के प्राइसेस बढ़े तो अपना जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, वो अपने सारे रिसोर्सेज को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देगा। ठीक है ना, उसी तरफ शिफ्ट कर देगा क्योंकि इसके प्राइसेस बढ़ना है। ठीक है, जिसके प्राइसेस बढ़ते हैं प्रोड्यूसर उसी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। पांचवा होगा गवर्नमेंट टैक्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि अगर टैक्सेस ज़्यादा होंगे, टैक्सेस कम होंगे तो सप्लाई आपकी बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि सॉरी अगर टैक्सेस कम होंगे सप्लाई भी कम होगी, सब्सिडीज ज़्यादा होंगी तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी। छठा है नंबर ऑफ फर्म, यानी जितनी ज़्यादा फर्म्स उतनी ज़्यादा सप्लाई। सातवां होगा एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइजेस, यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर के अंदर प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो आप अभी की सप्लाई को कम कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर के अंदर इसकी ज़रूरत रहने वाली है। आठवां होगा नेचुरल फैक्टर, जैसे कि अभी वेदर की कंडीशन कैसी है और जो नेचुरल डिजास्टर वगैरह होते हैं उससे भी सप्लाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब मूवमेंट कैसी होती है सप्लाई कर्व के अंदर? तो मूवमेंट का मतलब ये होता है सप्लाई कर्व के जो उसकी प्राइस के चेंज होने की वजह से आते हैं चेंजेस। तो आपका सप्लाई कर्व तो ऐसे जा रहा होता है, आप पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा होता है। ठीक है,
अब अलग अलग टाइप की आपकी मूवमेंट होती है। इसके अंदर सबसे पहले आता है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाते हैं ना आपका, तो क्वांटिटी सप्लाई भी आपकी वैसे वैसे ही बढ़ती जाती है। तो आपकी जो मूवमेंट होती है वो अपवर्ड की तरफ हो जाती है सेम सप्लाई कर्व में, ठीक है, ऊपर की तरफ चला जाता है। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, यानी कि जैसे ही प्राइजेस गिरते हैं तो क्वांटिटी सप्लाई भी आपकी कम होती जाती है। तो जो मूवमेंट होगी ना सेम सप्लाई कर्व की, वो डाउनवर्ड की तरफ हो जाएगी। इसको हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बोलते हैं। दूसरा होता है शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व जब होता है जब प्राइजेस के अलावा दूसरे फैक्टर के अंदर चेंजेस आते हैं। भाई ये भी अलग अलग टाइप के शिफ्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा इंक्रीज इन सप्लाई, इसके अंदर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है आपका, ठीक है। इसके कॉजेज यही होते हैं कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई, आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, सब्सिडीज आपको ज़्यादा मिल गई, या फिर फर्म जो थी उनका नंबर बढ़ गया आपके उसके अंदर। दूसरा होगा आपका डिक्रीज इन सप्लाई, यानी कि जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इसकी वजह ये होती है क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, टैक्सेस आपके बढ़ गए, नेचुरल क्लैमिटीज़ आ गई कोई, या फिर कोई फर्म छोड़ के चली गई, तो आपकी जो है आपकी सप्लाई कम हो जाती है। इसको हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। तो दोनों में फ़र्क ये होता है मूवमेंट और शिफ्ट के अंदर, ठीक है। मूवमेंट किस वजह से होता है? प्राइजेस के चेंज होने की वजह से। शिफ्ट किस वजह से होता है? दूसरे फैक्टर के चेंज होने की वजह से। कर्व जो होता है इसके अंदर सेम कर्व रहता है, इसके अंदर नया कर्व बनता है। और यहाँ पर जो है आपका, इसको बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इसको बोला जाता है चेंज इन सप्लाई। डायरेक्शन इसकी अपवर्ड या डाउनवर्ड होती है, इसकी राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड। अब नेक्स्ट आती है हमारी मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई का मतलब होता है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है, जो प्रोड्यूसर जो है जो विल कर रहा है और साथ साथ उसको एबल भी है, यानी चाह भी रहा है और बेच भी पा रहा है, सप्लाई भी कर पा रहा है किसी टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स को एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि मार्केट सप्लाई का मतलब ये होता है जब हम पूरे इंडिविजुअल सप्लाई निकालें और सबको ऐड कर दें तो हमारी टोटल मार्केट सप्लाई निकल जाती है। तो मार्केट सप्लाई कर्व जो होता है वो हॉरिजॉन्टल समेशन होता है हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का, ठीक है। और ये जो होता है हमारा स्लोप करता है लेफ्ट से लेकर राइट तक अपवर्ड। नेक्स्ट हमारी सिचुएशन आती है मार्केट इक्विलिब्रियम की। मार्केट इक्विलिब्रियम उस सिचुएशन को कहते हैं जब क्वांटिटी डिमांड जो होती है आपकी क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर होती है। आपके पर्टिकुलर प्राइस है कोई, वहाँ पर आपकी क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों बराबर हैं, तो उस चीज़ को बोला जाएगा, उस पॉइंट को बोला जाएगा मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और जिस प्राइस के ऊपर वो दोनों चीज़ें बराबर हैं उस प्राइस को बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। और जिस क्वांटिटी के ऊपर वो दोनों चीज़ें बराबर हैं, डिमांड और सप्लाई, उस क्वांटिटी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी सिचुएशन आती है डिस इक्विलिब्रियम की। डिस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब डिमांड आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि शॉर्टेज जिसको बोला जाता है, शॉर्टेज चल रही है, ठीक है। तो प्राइजेस जो होते हैं यहाँ पर आपके इक्विलिब्रियम से कम होते हैं, यानी कि आपकी डिमांड अभी ज़्यादा है चीज़ों की और आपके पास सप्लाई नहीं है, आपके पास शॉर्टेज पड़ गई। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं और चीज़ें आपके पास होने बेचने के लिए, तो आप क्या करते हो, प्राइस बढ़ा देते हो, ठीक है। दूसरा होगा एक्सेस सप्लाई जिसको सरप्लस बोला जाता है, यानी कि प्राइस जो है आपके इक्विलिब्रियम से ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर, यानी सप्लाई ज़्यादा और लोगों की डिमांड कम है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जब आपके पास चीज़ें ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले लोग नहीं हैं, तो आप क्या करोगे, चीज़ों के प्राइसेस कम कर दोगे। तो जब मार्केट फोर्सेस जो हैं वो इन डिमांड और सप्लाई को जो है एडजस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम लाने के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन ये होती है डिमांड और सप्लाई की। एक आती है प्राइस रेशनिंग जिसको प्राइस सीलिंग भी बोला जाता है। प्राइस रेशनिंग का मतलब ये होता है कि आप मैक्सिमम प्राइस सेट कर देते हो जो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है। गवर्नमेंट द्वारा एक प्राइस सेट कर दिया जाता है जो कि मैक्सिमम प्राइस, यानी सबसे ज़्यादा प्राइस सेट कर दिया जाता है जो इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या होता है, कम होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कंज्यूमर्स को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेट किया जाता है, और जितने भी एसेंशियल गुड्स हैं उनके पैसे ज़्यादा ना बढ़ें, वो लोगों के लिए अफोर्डेबल रहें, इस वजह से ये चीज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल सरकार ने रेंट कंट्रोल ले आई, सरकार फूड ग्रेन्स वगैरह के ऊपर प्राइस कंट्रोल कर रही है। तो इसके फ़र्क ये पड़ेगा कि शॉर्टेज आ जाएगी, चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग होने लग जाती है और बेकार क्वालिटी के गुड्स मार्केट के अंदर बिकने लग जाते हैं। दूसरा क्या, प्राइस सीलिंग तो ये था कि सीलिंग का मतलब छत, तो छत आपकी कहाँ होती है, ऊपर पॉइंट पर, मैक्सिमम पॉइंट पर, तो उसको प्राइस सीलिंग बोला गया है। प्राइस फ्लोर यानी कि नीचे का, फ्लोर आपका नीचे बेस होता है, तो प्राइस फ्लोर का मतलब हो गया मिनिमम प्राइस। सीलिंग का मतलब मैक्सिमम प्राइस, क्योंकि सीलिंग ऊपर होती है, और प्राइस फ्लोर यानी कि वो नीचे होता है, तो उसका मतलब मिनिमम प्राइजेस, यानी एक मिनिमम प्राइजेस जो आपकी सरकार फिक्स कर देती है। इक्विलिब्रियम प्राइजेस से ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। वो जो होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइजेस से कम होता है, इक्विलिब्रियम प्राइजेस से ज़्यादा होते हैं। वो मिनिमम प्राइजेस होते हैं जो सरकार सेट कर देती है। मेन इसका ये होता है, ये प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, वो सप्लायर, वो कंज्यूमर्स को या प्रोड्यूसर्स को। एग्जांपल, सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस निकाल दिया फार्मर्स के लिए, और इसके इफेक्ट ये होंगे कि प्रोडक्शन के अंदर सरप्लस आ जाएगा और गवर्नमेंट की स्टोरेज की प्रॉब्लम
ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस जो होता है वो डिफरेंस होता है, यानी कि कंज्यूमर जो है, हमारा कंज्यूमर जो है वो कितना पैसा पे करना चाहता है और वो एक्चुअली पे कितना कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है, वो 100 रुपये पे करना चाहता है और मार्केट प्राइस अभी उसका गुड्स का है 70 रुपये, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना है आपका, भी 30 रुपये का है। तो इसकी इंपॉर्टेंस यही होती है, हमें कंज्यूमर वेलफेयर को मेजर करने के ये काम आता है और पॉलिसी डिसीजन लेने में ये हमारी मदद करता है। नेक्स्ट होता है हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस हमारा डिफरेंस होता है कि मार्केट प्राइस और मिनिमम प्राइस, इन दोनों के बीच का फ़र्क क्या है, यानी कि जिसके ऊपर एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को बेचना चाह रहा है तो उसका मार्केट प्राइस क्या है और उसका मिनिमम प्राइस क्या है। तो दोनों का डिफरेंस जो होता है हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाया जाता है। फॉर एग्जांपल मिनिमम प्राइस है 50 रुपये और मार्केट प्राइस है उसका 80 रुपये, ठीक है। तो प्रोड्यूसर का सरप्लस कितने रुपये का हो रहा है, 30 रुपये का हो रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस यही होती है, ये प्रोड्यूसर के बेनिफिट को मेजर करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है, इलास्टिसिटी को दिखाता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। वो इलास्टिसिटी को दिखाता नहीं है, इलास्टिसिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी मैं गलती से मैंने उसके साथ बोल दिया जल्दी में। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड चेंजेस इन फैक्टर लाइक प्राइस और इनकम, यानी कि प्राइस या फिर इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड या फिर क्वांटिटी डिमांड के अंदर कितना चेंज आया उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक आता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो आपकी परसेंटेज को मेजर करती है कि क्वांटिटी डिमांड के चेंज होने की वजह से, ठीक है, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस के अंदर कितना परसेंट चेंज आया है जिसकी वजह से क्वांटिटी के अंदर इतना चेंज आया। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मान लीजिए प्राइस के 5 रुपये बढ़ने से तो क्वांटिटी के अंदर कितना फ़र्क आया है, क्वांटिटी कितनी कम हुई या कितनी ज़्यादा बिकने लगी, ठीक है। तो इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। फॉर्मूला इसका यही होता है कि जो परसेंटेज चेंज हुई है क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर उसको हम अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी निकल जाती है। अब अलग अलग टाइप की प्राइस इलास्टिसिटी होती है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड उसको बोलते हैं जब हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट के बराबर हो। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड उसको बोलते हैं जब हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 के बराबर हो। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड उसको बोलते हैं हम जब आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर हो। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड तब बोली जाती है जब आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा हो। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड तब बोली जाती है जब आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम हो। तो इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। 5 टाइप की आपकी प्राइस इलास्टिसिटी होती हैं। अब मेथड्स क्या क्या हैं प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के? 4 मेथड होता है आपके। एक होता है परसेंटेज मेथड, एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एक आपका पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड और लास्ट रहता है आपका आर्क इलास्टिसिटी मेथड। अब डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर फ़र्क डालते हैं? सबसे पहला है कि गुड्स का नेचर क्या है, सब्सटीट्यूट कितना अवेलेबल है, नंबर ऑफ यूजेस क्या है, टाइम पीरियड कितना है, प्रपोर्शन क्या है इनकम स्पेंड का, हैबिट फॉर्मिंग गुड्स क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमारे डिटर्मिनेंट होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। अब उसके अलावा दूसरी इलास्टिसिटीज आती हैं। सबसे पहले आती है हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये चेंज को मेजर करती है कि इनकम के चेंज होने की वजह से लोगों की डिमांड में कितना चेंज आया, उसको हम बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरी होती है हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मेजर करती है कि डिमांड में कितना चेंज आया अगर एक गुड्स के जो है, मतलब दूसरे गुड्स के प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारे गुड्स की डिमांड में कितना चेंज आया, उसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये सप्लाई की रिस्पॉन्सिवनेस को मेजर करती है कि प्राइस के चेंज होने की वजह से सप्लाई के अंदर कितना चेंज आया, उसको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोला जाता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आइडिया इन्फ्यूजन के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 2 के साथ ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं बस कुछ ही देर में यूनिट नंबर 2 के साथ, और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है कंज्यूमर थ्योरी, और सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी को। जिसको भी नोट्स परचेज करना है फॉर द ₹150 ओनली, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं।
सबसे पहला हमारा इसके अंदर टॉपिक आता है बजट कॉन्स्ट्रेंट का, जिसको बजट लाइन भी बोला जाता है। तो बजट कॉन्स्ट्रेंट जो होता है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं दो गुड्स के, ठीक है ना, कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो दे रखी है और गुड्स के प्राइस दे रखे हैं। तो इतनी इनकम और इतने प्राइजेस के साथ जो है वो कितनी क्वांटिटी किस गुड की खरीदेगा उसको बजट कॉन्स्ट्रेंट कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर दिखाया जाता है कंज्यूमर क्या क्या चीज़ें अफोर्ड कर सकता है। फॉर एग्जांपल इनकम है उसकी 100 रुपये और एक चीज़ है गुड एक्स जो है वो 10 रुपये का है, गुड वाई जो है 20 रुपये का है। तो मैक्सिमम जो है एक्स खरीद सकता है वो 10 पीसेस खरीद सकता है क्योंकि 10 रुपये का एक है, और वाई जो खरीद सकता है 5 यूनिट खरीद सकता है क्योंकि 20 रुपये का एक है। तो बजट लाइन जो है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाई जाती है। तो बजट लाइन की इक्वेशन ऐसे निकाली जाती है। इनकम कैसे निकालते हैं हम, प्राइस ऑफ एक्स जो था और इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इनटू क्वांटिटी ऑफ वाई, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारी इनकम निकल जाती है बजट लाइन के थ्रू। प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है, कि आप अगर आपको एक गुड्स ज़्यादा खरीदना है तो दूसरा आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है ना, जाहिर सी बात है ये। तो ये स्कार्सिटी दिखाते हैं, यानी कि आपकी इनकम जो है अभी लिमिटेड है जिसकी वजह से आपको चॉइस लेनी पड़ रही है। और स्लोप जो होता है बजट लाइन का वो गुड्स के प्राइस पर डिपेंड होता है कि कैसा होगा। अब शिफ्ट होते हैं बजट लाइन के अंदर। मान लीजिए अगर इनकम आपकी जो है बढ़ गई तो आपकी जो बजट लाइन है वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है ना, आउटवर्ड चली जाएगी। और अगर आपकी इनकम कम हो गई तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी इनवर्ड, ठीक है। और चेंज इन प्राइस के अंदर क्या होता है, अगर प्राइस चेंज हो गया तो अगर मान लीजिए एक गुड्स के प्राइस कम हो गए तो बजट लाइन जो है आउटवर्ड की तरफ रोटेट हो जाएगी, ठीक है, इधर की तरफ। और अगर एक गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए तो बजट लाइन कहाँ हो जाएगी, अंदर की तरफ क्या होगी, रोटेट हो जाएगी। अब यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन या फिर प्लेजर जो एक कंज्यूमर को मिलती है गुड्स को कंज्यूम या फिर सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद। तो यूटिलिटी जो है ना एक सब्जेक्टिव है, ठीक है, यानी कि हर इंसान से मतलब पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है, चेंज होती है यूटिलिटी। अब अलग अलग टाइप की यूटिलिटी आती है। एक आती है आपकी टोटल यूटिलिटी, यानी टोटल सेटिस्फेक्शन जो आपको सारे यूनिट ऑफ गुड्स से मिल रही है, ठीक है ना, उसको हम टोटल यूटिलिटी कहेंगे। फिर आती है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी अगर आपने एक एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो आपको मिली, यानी अगर आपने जब एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करा और उसके ऊपर जो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाई जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं हम, जो भी चेंज हुआ है हमारी टोटल यूटिलिटी के अंदर उसको हम डिवाइड कर देते हैं जितना भी चेंज हुआ है क्वांटिटी के अंदर। फॉर एग्जांपल से समझते हैं यूनिट कंज्यूम्ड हमारे दे रखे हैं, जब आपने एक यूनिट कंज्यूम करा आपकी टोटल यूटिलिटी थी 20, मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 थी। दूसरा मान लीजिए आपने एक आइसक्रीम खाई तो टोटल यूटिलिटी 20, मार्जिनल यूटिलिटी 20। दूसरी आइसक्रीम खाई टोटल यूटिलिटी 35 हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी बढ़ी 15 से। तीसरी आइसक्रीम खाई तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ी आपकी 10 से, तो टोटल यूटिलिटी हो गई 45। चौथी आपने खाई तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ी 5 से और टोटल यूटिलिटी हो गई 50। और जब आपने पाँचवीं आइसक्रीम खाई तो आपका बिल्कुल दिल नहीं था तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 0 और टोटल यूटिलिटी आपकी 50 ही रही, ठीक है। और छठी पे तो आपका मान लो समझो उल्टी ही आ गई, वॉमिट ही आ गई आपको, जब मार्जिनल यूटिलिटी और नेगेटिव में चली गई, -5 हो गई, जिससे टोटल यूटिलिटी और कम हो गई। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर जो है ज़्यादा यूनिट ऑफ गुड्स कंज्यूम करता जाता है तो हर एडिशनल यूनिट के अंदर जो है ना वो आपकी कम होती रहती है, ठीक है, जो भी यूटिलिटी है आपकी कम होती रहती है और बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो ये दे रखा है, मान लीजिए आपने एक यूनिट खाया तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। दूसरी स्लाइस खाई आपने मान लीजिए पिज्ज़ा की तो आपको उससे कम मिलेगी। तीसरी स्लाइस में उससे भी कम मिलेगी। और कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जब आपको या तो बिल्कुल ही दिल नहीं करेगा उसको खाने का या फिर आप कहोगे बस अब हो गया मेरा, ठीक है। एग्जाम्पल इसके ये होगा कि पहला ग्लास ऑफ पिया आपने पानी का तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग, दूसरा लेस सेटिस्फाइंग, तीसरा लिटिल सेटिस्फेक्शन, चौथे में आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली या फिर डिस्कम्फर्ट होने लगा। अजम्पशन ये ली जाती है स्लॉ की कि जितने भी यूनिट ऑफ गुड्स हैं वो सारे क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। और कंजम्पशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये रेगुलरली चलता रहता है। और जो टेस्ट होता है कंज्यूमर का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और कंज्यूमर क्या है, रैशनल है हमारा। इंपॉर्टेंस इसकी यह है लॉ की, ये जो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर बेस है। ये कंज्यूमर बिहेवियर को समझाता है, प्राइस डिटर्मिनेशन के काम आता है। नेक्स्ट आता है हमारा डायमंड वाटर पैराडॉक्स। तो डायमंड वाटर पैराडॉक्स एक्सप्लेन करता है कि डायमंड की जो है प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हैं बट यूटिलिटी बहुत कम है, और पानी के जो है प्राइजेस बहुत कम है बट यूटिलिटी क्या है उसकी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो आइडिया दिया गया था वो दिया गया था एडम स्मिथ द्वारा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसकी यही है, मान लीजिए गुड है, गुड्स दे रखे हैं वाटर और डायमंड,
और टोटल यूटिलिटी वाटर की बहुत ज़्यादा है, डायमंड की बहुत कम है। और वाटर की जो है मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम है और डायमंड की जो है मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। और प्राइजेस जो होते हैं वाटर के वो बहुत कम होते हैं और डायमंड के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वाटर क्या है, अबंडेंट है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी उसकी बहुत कम है और प्राइस भी उसके बहुत कम है। और डायमंड जो है स्कार्स हैं, यानी कि वाटर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और डायमंड बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी इसकी हाई है और जिसकी वजह से इसका प्राइस भी हाई है। तो जो है प्राइस हमें ये पता लग गया है, प्राइस जो डिपेंड करता है वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पर डिपेंड करता है, टोटल यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक इनकम इफेक्ट का। इनकम इफेक्ट का मतलब होता है कि कितना क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज हुआ जब हमारी रियल इनकम चेंज हुई, ठीक है ना। व्हेन प्राइस ऑफ गुड चेंज, यानी कि मान लीजिए हमारी डिमांड, फॉर एग्जांपल ये देखते हैं कि मान लीजिए कुछ ही गुड्स के प्राइस गिर गए तो हमारी कंज्यूमर की जो है परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो कंज्यूमर क्या करने लगेगा और चीज़ें ज़्यादा खरीदने लगेगा। अब अलग अलग टाइप के इनकम इफेक्ट होते हैं। पहला आता है हमारा नॉर्मल गुड्स के लिए। जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, मान लीजिए उनके प्राइस गिर गए तो लोगों की, हम समझते हैं कि रियल इनकम बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, डिमांड भी बढ़ गई। इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं उनमें उल्टा होता है, यानी उनके अंदर अगर प्राइस गिरा, ठीक है, तो रियल इनकम राइजेज होगी और डिमांड भी, और डिमांड उल्टा कम हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। अगर प्राइस गिर गए तो डिमांड भी गिर जाएगी उसकी इन्फीरियर गुड्स के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है जब रिलेटिव प्राइसेस के अंदर चेंज आते हैं तो उसके चेंज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड के अंदर कितना चेंज आया, उसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोला जाता है। यहाँ पर रियल इनकम हमारी कांस्टेंट रहती है। एक एग्जांपल ये है, मान लीजिए प्राइस ऑफ टी जो है, चाय के जो प्राइजेस हैं वो कम हो गए एज कम्पेयर टू कॉफ़ी। तो यानी कि चाय क्या हो गई आज के टाइम में, सस्ती हो गई। तो कंज्यूमर जो क्या करेगा, ज़्यादातर चाय पीने लग जाएगा, कॉफ़ी वाले भी, क्योंकि चाय सस्ती आ रही है और कॉफ़ी महंगी आ रही है। तो रिलेशनशिप ये होती है इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। मान लीजिए अगर एक प्राइस हमारे किसी भी गुड्स के गिरते हैं तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो कौन सी चीज़ें ज़्यादा खरीदता है, जो बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं। तो जब वो ज़्यादा सस्ती चीज़ें खरीदने लग जाएगा उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दूसरा होता है हमारा इनकम इफेक्ट, यानी कंज्यूमर को ऐसा लगने लगता है जब प्राइसेस गिर जाते हैं कि मैं अमीर हूँ और मैं जो है और ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता हूँ। तो नॉर्मल गुड्स के लिए जो है दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर वर्क करते हैं, इनकम इफेक्ट भी और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी। बस एक स्पेशल कैसा आता है हमारा गिवन गुड्स का, यहाँ पर जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। और लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर आपका अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर चॉइस इन डिफरेंस कर्व्स। तो कंज्यूमर चॉइस का मतलब ये होता है कि जो डिसीजन एक कंज्यूमर लेता है कि वो अपने लिमिटेड इनकम को किस तरीके से खर्च करेगा, अलग अलग गुड्स पर किस किस तरीके से खर्च करेगा जिससे उसको क्या मिल जाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ठीक है। तो कंज्यूमर जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज करता है गुड्स के, ठीक है, जो कि अफोर्डेबल हो, यानी बजट कॉन्स्टेंट में हो और हमें हायर सेटिस्फेक्शन दें, यानी हायर यूटिलिटी दें। अब इंडिफरेंस कर्व आता है हमारा नेक्स्ट। तो इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो दो गुड्स के जो है कॉम्बिनेशन को दिखाता है, ठीक है ना, जो एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को दे रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आ गया, ये नीचे आपके गुड एक्स दे रखे हैं और यहाँ पर गुड वाई दे रखे हैं कि अगर आप गुड वाई के 10 यूनिट ले रहा हो तो गुड एक्स के 1 लेना पड़ेगा, गुड वाई के 7 ले रहा हो तो गुड एक्स के 2, गुड एक्स के 3 ले रहा हो तो गुड वाई के 5, और गुड एक्स के अगर 4 हो रहा है तो गुड वाई के भी 4। तो इस तरीके से जो है आपकी इंडिफरेंस कर्व बना हुआ होता है। ऐसी कर्व जो है यूं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो गुड्स के एग्जांपल दे लिए, जैसे एक्स पे हमने टी ले ली, वाई पे हमने कॉफ़ी ले ली। तो बस उसी का ही एग्जांपल है कि इन्हीं पॉइंटर्स को हमने कहाँ कर दिया, वहाँ पर उसके अंदर इंडिफरेंस कर्व के अंदर पुट करके दिखा दिया मैंने। तो यहाँ पर जो है हर कॉम्बिनेशन पे आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो ये सारे पॉइंट जो है एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आ रहा है। अब इंडिफरेंस मैप होता है हमारा सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है ना, यानी इसके ऊपर जो है बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं जो अलग अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन हमें दिखा रहे होते हैं। तो जितना बड़ा इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी और जितना कम इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी कम सेटिस्फेक्शन होगी। और जो कंज्यूमर है वो हमेशा हायर वाले इंडिफरेंस कर्व चूज करता है। तो इंडिफरेंस मैप ऐसा है कि इंडिफरेंस कर्व 1 ये दे रखा है, 2 ये दे रखा है, 3 ये दे रखा है। तो ये सबसे ऊपर वाला जो है ये हायर सेटिस्फेक्शन, ये मॉडरेट सेटिस्फेक्शन और ये लोएस्ट सेटिस्फेक्शन दे रहा है कंज्यूमर को। तो जब हम 3-4 इंडिफरेंस कर्व को कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारा इंडिफरेंस मैप बन जाता है, ठीक है। अब अजम्पशंस क्या क्या है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की, ये बोला जाता है कि कंज्यूमर क्या है,
रैशनल है। कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस को रैंक करता है कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा खरीदूंगा, उस चीज़ को कम खरीद लूँगा। और कंज्यूमर की कंसिस्टेंट प्रेफरेंस होती है, यानी वो रेगुलरली एक ही प्रेफरेंस पर ज़्यादातर टिका रहता है। और जो आपके गुड्स हैं उनको आप डिवाइड कर सकते हो, डिविजिबल हैं वो। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है यहाँ पर डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज़ ये हैं इंडिफरेंस कर्व की, कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आपने देखा ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहे थे। तो जितना ज़्यादा एक गुड्स कंज्यूम करना पड़ता है, यानी एक गुड्स के अंदर अगर आप कंज्यूम ज़्यादा करते हो तो दूसरी गुड्स की क्वांटिटी आपको क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। ठीक है ना, गिव अप करनी पड़ेगी आपको दूसरे गुड्स की क्वांटिटी। ठीक है, अगर आपको एक गुड्स ज़्यादा कंज्यूम करना है तो अगर इसी वजह से आपकी सेटिस्फेक्शन जो है इंक्रीज होती है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व जो होता है कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन के, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है, एमआरएस होता है। तो कंज्यूमर जो होता है वो चाहता है कि वो कम से कम जो है एक गुड्स के जो है एक्स्ट्रा यूनिट ले ले दूसरे के कंपेयर में। और तीसरा आ गया हमारा, जितना बड़ा इंडिफरेंस कर्व होगा वो उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दिखाएगा। जैसे मैंने ऊपर दिखाया, तो सबसे ऊपर वाला IC3 था, उसके अंदर जो है ज़्यादा गुड्स आ रहे थे और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही थी कंज्यूमर्स को। और इंडिफरेंस कर्व कभी भी टकराते नहीं, यानी कि अगर एक यूँ जा रहा है, दूसरा उसके ऊपर से जाएगा, तीसरा उसके ऊपर से जाएगा, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्शन होता है तो यानी कि हमारा जो कंक्लूजन आएगा वो बहुत ज़्यादा इलॉजिकल होगा, जिसका कोई लॉजिक नहीं होगा। और सेम सेटिस्फेक्शन जो है नहीं मिल सकती हायर और लोअर के ऊपर, अगर इंडिफरेंस कर्व जो है हमारे इंटरसेक्ट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमारे इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं ना, थिन कर्व होते हैं। ठीक है ना, यानी कि हर कर्व जो है हमारी स्पेशल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है, दिखाता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक वो रेट है जिसके ऊपर जो है कंज्यूमर जो है चाह रहा है कि वो गिव अप कर दे एक यूनिट ऑफ गुड को, ताकि वो दूसरे यूनिट ऑफ गुड्स को ज़्यादा यूज़ कर सके। ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि मैं टी कम ले लूँ और कॉफ़ी ज़्यादा ले लूँ, तो वो मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहलाया जाएगा। यानी मेरी सेटिस्फेक्शन सेम रहेगी, बट मैं एक गुड को कम कर रहा हूँ और दूसरे गुड्स को बढ़ा रहा हूँ, उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोला जाएगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन निकाला जाता है कि जितने भी, मान लीजिए आपने गुड वाई गिव अप करा और गुड एक्स गेन करा, यानी गुड वाई आपने हटा दिया, कम यूनिट कर दिए, और गुड एक्स के बढ़ा लिए। तो इसका फॉर्मूला ये होगा कि जो यूनिट्स हैं गुड वाई के जो गिवन अप करे, उसको हम डिवाइड कर देंगे कि गुड एक्स के कितने यूनिट हमने गेन करे, तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल आ गया हमारा, एक कंज्यूमर है, मान लीजिए वो चाहता है कि वो गिव अप करे 3 कप ऑफ कॉफ़ी, 3 कप ऑफ कॉफ़ी उसने गिव अप कर दिया ताकि वो एक एक्स्ट्रा कप ऑफ टी पी सके। ठीक है ना, 3 कॉफ़ी वो डेली पीता था, वो उसको हटा कर सिर्फ 1 कप चाय पी रहा है, तो उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है ना, 3/1 इज इक्वल टू 3 आपका आंसर आ गया इस फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, तो अगर मुझे न्यूमेरिकल पढ़ाने का भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराने का टाइम भी नहीं मिला, तो मैंने लॉजिक समझा दिया है, आप जो है फॉर्मूला समझा दिया, आप उस फॉर्मूला से, उस लॉजिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। जैसे जैसे हम गुड एक्स की कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे उतनी ही हमें क्या करनी पड़ेगी, गुड वाई की कम करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इस वजह से मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमेशा क्या होता है, डिमिनिश होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर जो है एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यानी कि उसकी इनकम भी लिमिटेड है और प्राइस ऑफ गुड्स भी लिमिटेड है। ठीक है ना, मतलब गिवन प्राइस ऑफ गुड्स, यानी गुड्स के प्राइसेस दे रखे हैं और इनकम भी लिमिटेड है। तो उस सिचुएशन के ऊपर जो कंज्यूमर्स को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो कंडीशन ये होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो टेंजेंट होता है बजट लाइन के, यानी कि स्लोप बराबर होते हैं, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपके प्राइस रेशियो के बराबर होता है। और दूसरा पॉइंट आ गया हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व, यानी कि कंज्यूमर जो है हायर कर्व को रीच नहीं कर सकता, जो सबसे ऊपर वाला कर्व है उसको नहीं कर सकता, क्योंकि बजट कॉन्स्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वो उसको रीच नहीं कर सकता। इसका ऐसे दे रखा है ये आपका। ठीक है, यहाँ पर बजट लाइन दे रखी है आपकी, देख सकते हैं आप कैसी है ये। तो बजट लाइन जो है हमारी अफोर्डेबिलिटी को दिखाती है, और इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा सेटिस्फेक्शन को दिखाता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहाँ पर बजट लाइन जो है हमारा इंडिफरेंस कर्व को टच करती है। मान लीजिए यहाँ से यूँ हमारा इंडिफरेंस कर्व इस बजट लाइन को टच करके जा रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं था, तो ये जो यहाँ पर, जहाँ पर भी ये टच हो रहा है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसका कलर मैं दूसरा लगा देता हूँ।
तो ये जो पॉइंट है ना, यही आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहलाया जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम, यानी कि इनकम कंजम्पशन कर्व हमारा नया टॉपिक आता है। इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो हमारा इफेक्ट दिखाता है इनकम का चेंज ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेंज होती है तो उसका इनकम पर इफेक्ट क्या होता है, यानी प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो नॉर्मल गुड्स के अंदर ये चीज़ होती है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा करोगे, और इन्फीरियर गुड के अंदर उल्टा होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप क्या करोगे, डिमांड कम करने लग जाओगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस कंजम्पशन कर्व आता है। प्राइस कंजम्पशन कर्व जो होता है वो इफेक्ट दिखाता है हमारा प्राइस चेंज का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है ना, तो इनकम और जो दूसरे प्राइजेज होते हैं यहाँ पर वो सारे कांस्टेंट रहते हैं, और ये हमारा डिमांड कर्व को ड्राइव करने के काम आता है प्राइस कंजम्पशन कर्व। की डिफरेंस यही होते हैं यूटिलिटी और इनडिफरेंस कर्व अप्रोच के अंदर। यूटिलिटी अप्रोच और इनडिफरेंस कर्व अप्रोच के अंदर ये डिफरेंस है कि यूटिलिटी जो होती है आपकी मेजरेबल होती है, ठीक है ना, और इनडिफरेंस कर्व के अंदर यूटिलिटी ऑर्डिनल होती है। और यूटिलिटी अप्रोच के अंदर आप कार्डिनल नंबर्स का इस्तेमाल करते हो, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच के अंदर आप रैंकिंग का इस्तेमाल करते हो। यूटिलिटी अप्रोच लेस रियलिस्टिक है और इनडिफरेंस कर्व अप्रोच ज़्यादा रियलिस्टिक है। अब डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व हमारा नया टॉपिक आता है। तो डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व ये दिखाता है कि किस तरीके से जो कंज्यूमर डिमांड है वो उसके प्राइस के चेंज होने की वजह से चेंज हो जाती है। तो इनडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो हमारे सेटिस्फेक्शन दिखाते हैं, और जो बजट कांस्टेंट होती है यानी जो बजट लाइन होती है वो हमारी अफोर्डेबिलिटी दिखाती है। तो सिंपल वर्ड के अंदर अगर हम समझें, जब हमारा प्राइस ऑफ गुड चेंज होता है तो कंज्यूमर की चॉइस किस तरीके से चेंज होती है, ठीक है, वो हमारा दिखाता है डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल जो किए जाते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं इनडिफरेंस कर्व का। ठीक है ना, इनडिफरेंस कर्व का जो टॉपिक है वो हमने देखा कि दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जो हमें सेम सेटिस्फेक्शन दे उसको इनडिफरेंस कर्व बोला जाता है। तो जितना बड़ा इनडिफरेंस कर्व उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। दूसरा हमारा आता है बजट कांस्टेंट, जिसको बजट लाइन भी बोला जाता है। ये दिखाता है कॉम्बिनेशन किसका, जो कंज्यूमर जो अफोर्ड कर सकता है गिवन इनकम और प्राइस इसके साथ। स्लोप इसका किसके बराबर होता है, जो प्राइस रेशियो होता है दो गुड्स का उसके बराबर होता है आपका। थर्ड हमारा टॉपिक आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। ये वो टॉपिक होता है जब बजट लाइन जो होती है वो टेंजेंट होती है सबसे बड़े वाले इनडिफरेंस कर्व के। ठीक है ना, यहाँ पर आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और प्राइस रेशियो दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट अजम्पशन हमारी ये आती है इसके अंदर की कंज्यूमर रैशनल है, और इनकम जो है कंज्यूमर की वो कांस्टेंट है, और जो प्राइस है दूसरे गुड का वो भी कांस्टेंट है, और टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो अनचेंज है, और गुड्स जो है डिवाइजिबल हैं आपके। इफेक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड ये होता है कि मान लीजिए दो गुड्स हैं, गुड्स एक्स और गुड वाई। तो मान लीजिए गुड एक्स के प्राइसेस कम हो गए तो इनकम और प्राइस ऑफ वाई जो है दोनों कांस्टेंट है। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, कि गुड एक्स और गुड वाई हैं, गुड एक्स के पैसे कम हो गए और इनकम और प्राइस ऑफ वाई जो है वो आपकी अभी भी कांस्टेंट है। तो अब सबसे पहले आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम आएगा, यानी कि बजट लाइन आएगी आपकी BL1। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी बजट लाइन है, ये हो गई आपकी BL1। ठीक है ना, और आपके इस पे IC कर्व जा रहा है, इंडिफरेंस कर्व जा रहा है, ये रहा, ये है आपका IC1। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर पॉइंट है ये आपका इक्विलिब्रियम 1 कहलाया जाएगा। ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है मान लीजिए। तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर X1 है। अब मान लीजिए प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो गिर गया तो बजट लाइन जो है वो थोड़ी आउटवर्ड की तरफ चली जाएगी, यानी कि ज़्यादातर फ्लैटर हो जाएगी, यानी कि नई बजट लाइन जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, नीचे की तरफ ज़्यादा होगी, फ्लैटर होगी। तो न्यू बजट लाइन आपकी BL2 हो गई, और IC कर्व जो होगा वो आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना, ये सही नहीं बना, ये यूँ हो जाएगी। तो IC कर्व आपका थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका ये हो जाएगा। और फिर स्टेप 3 के अंदर आएगा, जब और प्राइस गिरेंगे गुड्स के अंदर तो बजट लाइन जो है और बाहर की तरफ जाती रहेगी, और इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट होता रहेगा IC3 के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व जो होता है हमारा कुछ इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्राइस कंजम्पशन कर्व जो आता है हमारा, मान लीजिए ये हमने ऊपर देखा था ना, ये 3 स्टेप कि जैसे जैसे बढ़ता गया वो स्ट्रेट होता गया, तो ये है। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम देखो, ये आपका जो है E1 है, इक्विलिब्रियम 1, ये इक्विलिब्रियम 2 और ये इक्विलिब्रियम 3।
जब हम इन तीनों इक्विलिब्रियम को ज्वाइन करके एक लाइन बना देते हैं तो वही हमारा पीसीसी कहलाया जाता है, प्राइस कंजम्पशन कर्व। ये E1 E2 E3 जो है हमने यहाँ से निकालना है, स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 से। तो ये यहाँ से जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके रहा है वो हमारा प्राइस कंजम्पशन कर्व कहलाया जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग इक्विलिब्रियम जो पॉइंट जो होते हैं हम उनको ज्वाइन कर देते हैं ताकि जो है हमारा पीसीसी कर्व मिल जाए। तो जो पीसीसी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है नॉर्मल गुड्स के लिए, और ये प्राइस डिमांड रिलेशनशिप को दिखाता है। डेरिवेशन कैसे होती है डिमांड कर्व की, तो सबसे पहले हम गुड एक्स को लेते हैं और प्राइस ऑफ गुड एक्स लेते हैं हम वाई एक्सिस के ऊपर, और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। और फिर हम अलग अलग प्राइस के ऊपर अलग अलग डिमांड रखते हैं कि P1 पे डिमांड X1 है, P2 पे X3 है और P3 पे X3, और इन प्लॉट को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमें मिल जाता है वो हमें डिमांड कर्व मिल जाता है कुछ इस टाइप का, ठीक है। डिमांड कर्व हमें मिल जाता है। अब एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसकी ऐसी थ्रू के अप्रोच, तो जितना जितना प्राइस गिरता जाता है ना, रियल इनकम जो है उतनी बढ़ती जाती है, यानी कंज्यूमर जो है ज़्यादातर चीपर गुड्स खरीदेगा। किसकी वजह से? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट की वजह से। तो डिमांड कर्व जो होता है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके तीनों इक्विलिब्रियम हमने ज्वाइन कर दिए, जिसकी वजह से आपका पीसीसी बन गया, और नीचे ये आपका जो है डिमांड कर्व के थ्रू इसको हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर चल नहीं पा रहा, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से बना है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब रोल ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखते हैं। मान लीजिए प्राइस गिर गया गुड एक्स के, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होगा कि एक्स जो है हमारा सस्ता हो जाएगा एज कम्पेयर टू वाई, और कंज्यूमर जो है सब्स्टिट्यूट कर लेगा एक्स को वाई के बदले में, ठीक है। एक्स ज़्यादा खरीदने लग जाएगा और डिमांड जो होगी एक्स की बढ़ जाएगी। इनकम इफेक्ट ये होगा कि परचेजिंग पावर जो है बढ़ जाएगी और नॉर्मल गुड्स के लिए डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो यानी दोनों इफेक्ट जो है साथ में काम करते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स इसके अंदर यही थे। प्राइस चेंज हुआ यानी कि प्राइस ऑफ एक्स जो है मान लीजिए गिर गया, फिर हम बजट लाइन जो होगी हमारी आउटवर्ड की तरफ रोटेट हो जाएगी। इक्विलिब्रियम जो है ऊपर की तरफ, जो ऊपर वाले आईसी है वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और क्वांटिटी जो होगी, डिमांड जो होगी वो ये होगी कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, और रिजल्ट ये होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हमारा बन जाएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आईडी इन्फ्यूजन के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के में यूनिट नंबर 3 के साथ बस कुछ ही देर में। जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय प्राइम एकेडमी। आज हम कर रहे हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का यूनिट नंबर 3, तो जिसका नाम है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। यूनिट नंबर 3, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म। तो प्रोडक्शन बिहेवियर का मतलब ये होता है कि किस तरीके से एक फर्म डिसाइड करती है कि कितना हमें प्रोड्यूस करना है और किस तरीके से हमें सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को कमा सकें। तो प्रॉफिट का मतलब यही होता है जब आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट हटा देते हो तो जो आपकी अमाउंट आती है वो आपका प्रॉफिट कहलाया जाता है। टोटल रेवेन्यू का मतलब ये हुआ कि जितना पैसा आपको मिला जब आपने अपने आउटपुट को बेचा, और टोटल कॉस्ट यही आई कि कितना खर्चा आपका हुआ उन चीज़ों को बनाने में। तो जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। तो ऑब्जेक्टिव यही होता है एक फर्म का कि जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, प्रॉफिट को बढ़ा सके, ठीक है ना। अगर मान लीजिए प्रॉफिट बढ़ता है तो कंपनी क्या करेगी, फर्म क्या करेगी, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देगी, ठीक है। और अगर प्रॉफिट जो है उसका मैक्सिमम पहुंच गया तो वो क्या कर देगी, अपनी प्रोडक्शन को रोक देगी, ठीक है। कंडीशन क्या क्या होती हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए? तो एक फर्म जो है अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को तभी अचीव करती है जब उसका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर आ जाती हैं, और जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से यानी नीचे से कट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल ये दे रखी है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट से आपका ज़्यादा है तो फर्म जो है अपने आउटपुट को बढ़ा देगी, और अगर मार्जिनल रेवेन्यू कम है मार्जिनल कॉस्ट से तो फर्म जो है अपने आउटपुट को कम कर देगी, ठीक है। और अगर दोनों ही आपके बराबर हैं तो समझ लीजिए कि आपकी प्रॉफिट जो है अभी आपका मैक्सिमम चल रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कॉस्ट जो है एक
यूनिट को प्रोड्यूस करने की वो आपकी आ रही है 50 रुपये, जो कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, और जो रेवेन्यू है आपका एक और यूनिट को बेचने के लिए वो है आपका 70 रुपये। ठीक है, जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। तो तो इस टाइम पर जो है प्रोड्यूसिंग जो है ज़्यादातर प्रॉफिटेबल होगी, कि जितना ज़्यादा आप प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट में रहोगे। तो प्रोडक्शन प्रोसेस आता है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब ये होता है, जब हमारे जितने भी इनपुट्स होते हैं, यानी जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं आउटपुट्स के अंदर, यानी गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर। इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि आप अगर आप रो कॉटन से कपड़े बना रहे हैं, या फिर वीट से आप फ्लोर बना रहे हैं, मिल्क से आप कर्ड बना रहे हैं, तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस कहलाया जाएगा। अब अलग अलग टाइप की आपकी प्रोडक्शन होती है। एक हो गई प्राइमरी प्रोडक्शन, जैसे आप एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, ये प्राइमरी प्रोडक्शन का पार्ट होगी। और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी प्रोडक्शन, इसके अंदर सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ वगैरह इसके अंदर आएंगी। तीसरी होती है आपकी टर्शरी प्रोडक्शन, यहाँ पर जो सर्विसेज आएंगी, जैसे कि आप ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन सर्विसेज सेक्टर जो होता है आपके टर्शरी प्रोडक्शन के अंदर आता है। इंपॉर्टेंस यही होती है प्रोडक्शन प्रोसेस की, ये सोसाइटी के अंदर यूटिलिटी क्रिएट करता है, हमारे देश की नेशनल इनकम को बढ़ाता है और देश के अंदर रोजगार को बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो हमारा रिलेशनशिप दिखाता है, इनपुट्स कितने थे और आउटपुट्स कितने थे, उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप दिखाता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। वो बताता है कि कितना जो है हमें आउटपुट जो है प्रोड्यूस करना चाहिए, कि कितना इनपुट और टेक्नोलॉजी की विन है, और उसके अकॉर्डिंगली कितना आउटपुट हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। तो जनरल फॉर्म इसकी ये होती है, Q इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में L एंड K। तो Q जो होता है आपका वो मतलब होता है आउटपुट, और L और K जो होती है आपकी लेबर और कैपिटल होती है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के आपकी प्रोडक्शन फंक्शन आते हैं। एक होता है आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ पर आपका जो कम से कम जो है एक फैक्टर जो होता है वो फिक्स्ड होता है, मान लीजिए कैपिटल फिक्स्ड है और लेबर वेरिएबल है। और दूसरा होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं होता, सारे फैक्टर्स जो होते हैं आपके वेरिएबल रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये आता है आपका आउटपुट का, सबसे पहले आता है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट जो होता है कि सारे यूनिट ऑफ लेबर का इस्तेमाल करके आपने कितना आउटपुट बनाया, वो आपका टोटल प्रोडक्ट कहलाया जाता है। फिर आता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट जो होता है वो आपका बताता है आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर। ठीक है ना, कि एक लेबर से आपने कितना आउटपुट बनवाया। तो एवरेज प्रोडक्ट जब भी आपको निकालना होता है, आप टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दोगे आपकी टोटल लेबर कितनी है उससे, तो आपका एवरेज प्रोडक्ट निकल आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो एडिशनल आउटपुट होता है। अगर आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर का इस्तेमाल करा तो आपका एडिशनल आउटपुट और कितना आएगा, वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाया जाता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, कि कितना चेंज हुआ हमारे टोटल प्रोडक्ट में, अगर हम उसको चेंज इन लेबर से डिवाइड करें तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट निकल जाता है। तो रिलेशनशिप टीपी, एपी और एमपी के अंदर ये होती है कि जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है तो टीपी आपका बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, और अगर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट गिरता है तो टीपी जो है आपका गिरता है डिक्रीजिंग रेट से। और जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों बराबर होते हैं तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट उस टाइम पर मैक्सिमम है, और जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है तो आपके टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। ये सारी रिलेशनशिप होती है हमारी टीपी, एपी और एमपी के बीच में। अब नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट जो है हम वेरिएबल फैक्टर के अप्लाई करते हैं फिक्स फैक्टर के ऊपर, तो आउटपुट जो होगा शुरू में तो बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट के साथ। ठीक है, कि बढ़ रहा है और बढ़ते हुए रेट से बढ़ रहा है, फिर बाद में जो है कम होने लग जाएगा डिक्रीजिंग रेट के साथ। ठीक है ना, अजम्पशन इसके अंदर यही ली जाती है कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है, एक फैक्टर आपका फिक्स्ड है, लैंड ले लो या फिर कैपिटल ले लो, आपका एक फिक्स्ड कैपिटल वो है फैक्टर, और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो है वो सारे आइडेंटिकल हैं और शॉर्ट रन की सिचुएशन है आपकी। अब अलग अलग स्टेजेस आते हैं हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर। तो मेनली जो होते हैं इसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न के अंदर ये होता है कि आपका टीपी जो होता है वो बढ़ रहा होता है इंक्रीजिंग रेट के साथ, और साथ साथ मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा होता है। ठीक है, और अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाता है, और एपी भी, एवरेज प्रोडक्ट भी आपका बढ़ रहा होता है। ये आपका होगा इंक्रीजिंग रिटर्न। रीज़न यही है कि आप अच्छा फिक्स फैक्टर का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर आपका अच्छा हुआ है। तो ये जो स्टेज है ये सुइटेबल नहीं होता प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि एपी जो है बढ़ रहा है। ठीक है ना, एवरेज प्रोडक्ट भी आपका बढ़ रहा है, तो ये सुइटेबल नहीं होता प्रोडक्शन के लिए। फिर स्टेज 2 आता है जिसको बोला जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न। इसकी खासियतें यही होती हैं कि टीपी जो है बढ़ता है बट
डिक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ता है, यानी जिस रेट पर बढ़ रहा था उससे कम हो होकर बढ़ रहा है। और एमपी जो होता है वो गिरने लग जाता है इस स्टेज के ऊपर, बट जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, गिर रहा है बट अभी भी पॉजिटिव है, और साथ साथ एवरेज प्रोडक्ट भी आपका गिरने लगा है इस स्टेज 2 के अंदर। रीज़न इसके यही होते हैं कि जो फिक्स फैक्टर हैं वो सब इनसफिशिएंट हो जाते हैं, ओवर यूज़ होने लगता है वेरिएबल फैक्टर का, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रैशनल स्टेज है। स्टेज 3 आता है हमारा नेगेटिव रिटर्न का। नेगेटिव रिटर्न की खासियत ये होती है कि टीपी आपका गिरने लग जाता है, एमपी आपका नेगेटिव हो जाता है, और एपी भी आपका गिरने के लिए कंटिन्यू करता रहता है। रीज़न इसके यही होते हैं कि बहुत ज़्यादा लेबर हो गई फिक्स कैपिटल के साथ, और कंजेशन और इनएफिशिएंसी आ गई। तो ये स्टेज जो है बहुत ज़्यादा इरेशनल होता है। तो स्टेज 2 जो होता है वो बेस्ट होता है किसी भी फर्म के लिए, क्योंकि एमपी उसका पॉजिटिव है, एपी उसका गिर रहा है, और टीपी जो है मैक्सिमम पर है एट द एंड ऑफ स्टेज 2। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है आपका। ठीक है, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ये आ गई, देख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको देखिए कि ये पहला स्टेज है जिसके ऊपर बढ़ रहा है आपका। ये ऊपर वाला दे रखा है यूनिट ऑफ वेरिएबल ओ टोटल प्रोडक्ट इन यूनिट, और नीचे देख रखी है आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट ये आपका बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट के साथ, फिर और बढ़ रहा है, ठीक है, फिर ये आ गया नीचे। और एमपी जो है शुरू में बढ़ा इंक्रीजिंग रेट के साथ, फिर गिरा, बट अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ था, फिर थर्ड स्टेज के अंदर आपका ये नेगेटिव हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं, और एग्जाम के अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछा गया, तो ये आपको ज़रूर बनाकर आना है। ठीक है ना। तो लेबर आपको रखनी है एक्स एक्सिस पर, टीपी एपी एमपी ये सारी रखनी है आपको वाई एक्सिस पर, और टीपी कर्व जो होगा बढ़ेगा, फिर फ्लैटर हो जाएगा, फिर फॉल होने लगेगा। ठीक है, और एमपी जो है वो एपी को कट करेगा मैक्सिमम एमपी के ऊपर। ठीक है, अब चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी आता है नेक्स्ट टॉपिक। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है जब आप प्रोडक्शन का मेथड में बेस्ट चूज़ करो कि कौन सा बेस्ट है। अलग अलग मेथड आपके पास अवेलेबल होंगे, तो उसके अंदर से जब आप बेस्ट चूज़ करते हो, यानी कि ताकि जो है आप जो है प्रोड्यूस कर सको गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को, और आपकी कॉस्ट जो है बहुत कम आए, यानी कि एक फर्म जो है ये चूज़ करती है कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, यानी लेबर का कितना इस्तेमाल करना है और कैपिटल का किस तरीके से इस्तेमाल करना है जो सबसे सस्ता तरीका हो। एग्जाम्पल आ गया कि आपको 100 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाना है, तो मेथड ए ये है कि लेबर आप ज़्यादा इस्तेमाल करो, मशीन्स कम इस्तेमाल करो। मेथड बी ये है कि लेबर कम मशीन ज़्यादा। तो फर्म जो है उसको चूज़ करना पड़ता है वो मेथड जो सस्ता हो, और ये प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है लेबर और कैपिटल के। फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या क्या आते हैं, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज़ को चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्राइस ऑफ फैक्टर, यानी कि लेबर चीप। लेबर चीप, जब आप लेबर जो है ज़्यादा इस्तेमाल करते हो और कैपिटल कम, तो उसको हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और जब कैपिटल ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो दो, और सेकंड जो आपका आता है वो आता है अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर। जब आपके लेबर्स अच्छी खासी अवेलेबल हैं तो आप लेबर यूजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करोगे। और थर्ड आता है आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कुछ कुछ मशीन्स के लिए कुछ कुछ गुड्स के लिए मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, और किसी किसी के लिए लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे आपका काम है उसके अकॉर्डिंगली आप उस टेक्नोलॉजी को चूज़ करोगे। चौथा होगा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जितना एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, उतने अच्छे कॉम्बिनेशन आप प्रोड्यूस कर पाओगे। नेक्स्ट अब आता है हमारा टॉपिक आइसोकॉन्ट का। आइसोकॉन्ट जो होता है कर्व होता है जो हमारा दो इनपुट के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, यानी लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन को दिखाता है जो हमारे सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटी। तो आपका एक आइसोकॉन्ट कुछ ऐसा बना हुआ होता है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, ये आपका आइसोकॉन्ट है। एग्जाम्पल ये आ गया कि सारे कॉम्बिनेशन जो है लेबर और कैपिटल के जो 100 यूनिट्स बनाने के लिए आ रहा है वो एक सेम आइसोकॉन्ट पर आते हैं। और आइसोकॉन्ट मैप जो होता है उसके अंदर बहुत सारे आइसोकॉन्ट होते हैं, ठीक है, जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व देखा था उसी तरीके से आइसोकॉन्ट मैप होता है। तो जितना ऊपर वाला आइसोकॉन्ट होगा उतना ज़्यादा आउटपुट होगा, जितना नीचे वाला होगा उतना कम लेवल ऑफ आउटपुट होगा। प्रॉपर्टीज़ ये होती थी आइसोकॉन्ट की, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल, अगर आपको लेबर ज़्यादा इस्तेमाल करनी है तो आपको कैपिटल कम करनी पड़ेगी। दूसरा हो गया कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन यहाँ पर अप्लाई हो गया, इस वजह से ये क्या होता है कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन के। और तीसरा ये होता है जितना बड़ा आइसोकॉन्ट होगा उतने ज़्यादा आउटपुट को शो करेगा, यानी जितने ज़्यादा इनपुट उतना ज़्यादा
आउटपुट और आइसोकॉन्ट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर इंटरसेक्शन उनका हुआ तो हमें इलॉजिकल रिजल्ट मिलेंगे जो कि ठीक नहीं होंगे। और आइसोकॉन्ट जो होते हैं वो थिन कर्व होते हैं, यानी कि हर कर्व जो है अपना एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट को शो करता है। नेक्स्ट आता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, MRTS जिसको बोला जाता है। तो MRTS वो रेट होता है जिसके ऊपर एक इनपुट को जो है हम सब्सटीट्यूट करते हैं दूसरे के लिए। ठीक है, हम अपना आउटपुट चेंज नहीं कर रहे हैं, बट एक इनपुट को हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं दूसरे की जगह। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का फॉर्मूला ये होता है, तो जो यूनिट ऑफ कैपिटल हमने सेक्रीफाइस करा उसे डिवाइड कर देंगे यूनिट ऑफ लेबर जो हमने गेन करा उससे। ठीक है ना, तो ये हमारा MRTS निकाल के देता है। तो MRTS जो होता है वो डिमिनिश होता है जैसे जैसे हम लेबर का इस्तेमाल करते जाते हैं, जितना ज़्यादा हम लेबर का इस्तेमाल कर जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक आइसो कॉस्ट लाइन का। तो आइसो कॉस्ट लाइन जो होती है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाती है लेबर और कैपिटल के। ठीक है ना, जो एक फर्म जो होती है वो खरीद सकती है गिवन टोटल कॉस्ट के साथ। तो सिंपल वर्ड के अंदर अगर हम समझिए, हमें दिखाती है कि क्या इनपुट कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो एक फर्म जो है अफोर्ड कर सकती है। तो आइसो कॉस्ट लाइन आपकी कुछ ऐसे बनती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आइसो कॉन्ट यूँ, आइसो कॉस्ट ऐसे। ठीक है, आइसो कॉस्ट इक्वेशन ये होती है कि टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, W मल्टीप्लाई बाय L प्लस R मल्टीप्लाई बाय K। W मतलब होता है वेज रेट ऑफ लेबर और L का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ लेबर, R हो गया आपका प्राइस ऑफ कैपिटल, K हो गई आपकी कैपिटल। तो अगर हम इन दोनों को ही ऐड कर दें तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाती है। अब प्रॉपर्टी ये होती है हमारी आइसो कॉस्ट लाइन की, ये स्ट्रेट लाइन होती है क्योंकि जैसे ही प्राइजेस ऑफ इनपुट जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। और दूसरी बात हो गई ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, यानी जितनी ज़्यादा लेबर उतना मतलब होता है कि उतनी कम कैपिटल का इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा ये होता है जो स्लोप होता है आइसो कॉस्ट लाइन का, यानी कि स्लोप जो निकाला जाता है वो W/R करके निकाला जाता है, यानी रेशियो ऑफ प्राइस फैक्टर प्राइजेस से निकाला जाता है। और शिफ्ट इन आइसो कॉस्ट लाइन आ गया, यानी कि चेंज इन टोटल कॉस्ट का मतलब ये होगा कि जैसे ही कॉस्ट बढ़ी, ठीक है ना, तो आइसो कॉस्ट आपका बाहर आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, और जैसे ही कॉस्ट कम हुई तो आइसो कॉस्ट जो है इनवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। दूसरा आ गया चेंज इन फैक्टर प्राइजेस। चेंज इन फैक्टर प्राइजेस का मतलब ये हुआ कि जैसे वेज चेंज हुई तो स्लोप भी चेंज हो गया, कैपिटल प्राइस चेंज हुआ तो स्लोप भी चेंज हो गया आपका। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट मिनिमाइजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। कॉस्ट मिनिमाइजिंग इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर फर्म जो है वो प्रोड्यूस करती है गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट के ऊपर। ठीक है ना, कंडीशंस ये होती हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन की कि एक फर्म जो होती है वो इक्विलिब्रियम में होती है जब आइसोकॉन्ट जो होते हैं वो टेंजेंट होते हैं आइसो कॉस्ट लाइन के, और MRTS जो होता है वो रेशियो होता है फैक्टर प्राइजेस का। तो MRTS जो निकाला जाता है वो W/R करके निकाला जाता है। एक्सप्लेनेशन इसकी ये दे रखी है कि टेंजेंसी पॉइंट के ऊपर जो है स्लोप जो होता है आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट लाइन का वो दोनों बराबर होते हैं, और दूसरे किसी भी पॉइंट के ऊपर वो कॉस्ट को बढ़ा देगा और आउटपुट को आपके कम कर देगा। तो ये डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन आपके दे रखी है, ये आपके आइसोकॉस्ट लाइन दे रखे हैं अलग अलग। ठीक है ना, और ये आपके आइसोकॉन्ट दे रखे हैं, ये आइसोकॉन्ट दे रखे हैं और ये आइसो कॉस्ट लाइन दे रखी है। और जहाँ जहाँ पर इनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रही है और उनको अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो जो लाइन निकल रही है उसको एक्सपेंशन पाथ बोला जाएगा। ठीक है ना, तो आइसोकॉन्ट जो होते हैं वो शो करते हैं आपके रिक्वायर्ड आउटपुट को, और जो आइसो कॉस्ट होते हैं वो आपके अफोर्डेबल इनपुट कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं। तो टेंजेंसी पॉइंट जो होते हैं हमें ये, यानी कि जो टेंजेंसी पॉइंट है ये हमें मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं गिवन कॉस्ट के साथ और मैक्सिमम कॉस्ट दे रहे हैं गिवन आउटपुट के साथ। ठीक है, किसी दूसरे कलर से कर देता हूँ मैं, ये जो ये पॉइंट है ये क्रॉप भी तो नहीं हो रहा। ठीक है, अब एक्सपेंशन पाथ मैंने दिखा दिया आपको। एक्सपेंशन पाथ जो होता है वो दिखाता है कि जितने भी कॉस्ट मिनिमाइजिंग कॉम्बिनेशन थे इनपुट के, तो उन सब का जो वो है एक पॉइंट है वो हमारा एक्सपेंशन पाथ दिखाता है। ठीक है ना, अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट के लिए, यानी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को सारे ज्वाइन कर देता है अलग अलग आइसोकॉन्ट्स के, ताकि हम एक्सपेंशन पाथ दे सके। तो डिफरेंस यही होता है आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट के अंदर कि आइसोकॉन्ट के अंदर जो है सेम आउटपुट होता है, आइसोकॉस्ट के अंदर सेम कॉस्ट होती है। ठीक है ना, और ये टेक्निकल कंडीशन दिखाता है, फाइनेंशियल कंडीशन दिखाता है, स्लोप इसका MRTS होता है और इसका W/R। ठीक है, रिलेशन इसका प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, इसका कॉस्ट से रिलेटेड होता है। अब आता है हमारा कॉस्ट इन शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन एक वो पीरियड होता है जिसके अंदर जो एक फैक्टर आपका फिक्स्ड होता है और ज़्यादातर वो कैपिटल होती है जो कि फिक्स्ड होती है, और जो जितने भी दूसरे फैक्टर होते हैं जैसे वेरिएबल वगैरह वो
लेबर वगैरह वो सारे क्या होते हैं आपके वेरिएबल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपकी अलग अलग टाइप की शॉर्ट रन कॉस्ट आती है। एक आती है आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट जो होती है जो आउटपुट के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होती, ठीक है ना। अगर आपका आउटपुट ज़ीरो है ना तो तब भी आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ होगी। फॉर एग्जांपल रेंट आपको देना है, मशीनरी की कॉस्ट है या फिर इंश्योरेंस है, तो अगर आप कुछ बना भी नहीं रहे ना तब भी आपको ये चीज़ें भरनी है, तो ये आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। दूसरी आती है आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के चेंज होने के साथ बदलती है, जैसे कि वेजेस, जितना ज़्यादा काम उतनी ज़्यादा वेजेस, जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल, जितना ज़्यादा काम उतनी ज़्यादा बिजली लगेगी। तो ये हो गई हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट के अंदर वो होती है जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड कर दें तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल आती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आती है हमारी पर यूनिट कॉस्ट। अलग अलग टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? जो भी हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, अगर हम उसको आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आती है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहलाई जाती है। ये जो है कंटिन्यूसली गिरती रहती है। जैसे जैसे इनपुट बढ़ता रहता, आउटपुट हमारा बढ़ता रहता है, वैसे वैसे ही हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती रहती है। नेक्स्ट आती है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? जितनी भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, अगर हम उसको आउटपुट से डिवाइड कर दें तो जो हमारी कॉस्ट निकल के आती है वो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहलाई जाती है। पहले तो गिरती है फिर बाद में बढ़ने लग जाती है, जैसे कि हमने ऊपर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर पढ़ा था, ठीक है। एंड उसके बाद आती है हमारी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? जब हम टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दें, या फिर या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला होता है कि जब हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ही ऐड कर दें तो हमारी एवरेज कॉस्ट निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट, एमसी जिसको बोला जाता है। तो एमसी कैसे निकालते हैं? जब हम जितना भी हमारी टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज हुआ और जितना भी हमारा आउटपुट के अंदर चेंज हुआ, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट निकल जाती है। ये तो क्या होता है, पहले तो कम होती है फिर बढ़ती रहती है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कट करती है एवरेज कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को उनके लोएस्ट पॉइंट के ऊपर। अब कॉस्ट आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर। तो लॉन्ग रन का मतलब वो पीरियड होता है जहाँ पर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सारे के सारे ही वेरिएबल होते हैं, कोई यहाँ पर फिक्स कॉस्ट नहीं होती है हमारी, ठीक है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आती है आपकी यहाँ पर जो आपकी मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग रन। ये क्या दिखाती है आपकी कि मिनिमम कॉस्ट कितनी लगेगी अगर आपको एक लेवल ऑफ आउटपुट को लॉन्ग रन के अंदर बनाना है। इसको प्लानिंग कर्व या फिर एनवेलप कर्व भी बोला जाता है। तो शेप ऐसे होती है आपकी क्या नाम है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की, कि ये यू शेप होता है पूरा, और ये जो इसके ऊपर छोटे छोटे कर्व बने हुए ना, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के कर्व हैं। यानी इन सारे कर्व के पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो है ये हमारा लॉन्ग रन एवरेज कर्व बनाया जाता है। तो ये यू शेप्ड होता है किस वजह से? क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, फॉलिंग एलएससी की वजह से और डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल यानी कि राइजिंग एलएससी की वजह से। नेक्स्ट आता है हमारा रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट के अंदर अलग अलग चीज़ आती हैं। एक आता है हमारा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? जब हम प्राइस और क्वांटिटी कितनी बेची दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल जाता है। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा? जब हम टोटल रेवेन्यू, जब हमने जितना कमाया और कितनी क्वांटिटी बेची उसको अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा एवरेज रेवेन्यू निकल जाएगा। तो एवरेज कर्व जो है वो सेम होता है डिमांड कर्व की तरह किसी भी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो हमारा दिखाता है कि टोटल रेवेन्यू के अंदर कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज आया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक लेवल ऑफ आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हो और ये जो डिफरेंस होता है ये दिखाता है आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहलाया जाता है। तो कंडीशंस क्या क्या होती हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए? आपकी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होनी चाहिए, और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से गेट करेंगे, मैंने ऊपर भी बताया था, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन यही है कि अगर आपकी मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से तो आउटपुट बढ़ेगा, मार्जिनल रेवेन्यू कम है मार्जिनल कॉस्ट से तो आउटपुट आपको कम करना पड़ेगा, और अगर आपकी दोनों ही चीज़ें बराबर हैं तो मतलब समझ लीजिए आपका मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब मिनिमाइजिंग लॉसेस। तो शॉर्ट रन के अंदर जो होता है फर्म्स को लॉसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, बट उसको कंपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू ही रखना है, ठीक है ना। अगर जो उसका लॉस है वो फिक्स कॉस्ट से अभी तक कम आ रहा है तो वो अपनी प्रोडक्शन को क्या रखेगी, कंटिन्यू रखेगी। और शट डाउन की कंडीशन क्या क्या होती हैं? फर्म को जो है अपनी प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए अगर अगर उसका जो एवरेज रेवेन्यू है
वो ज़्यादा है या बराबर है आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, ठीक है ना। तो आपको क्या कर देना है, अपना कंटिन्यू रखना है प्रोडक्शन, अगर एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है अभी आपका एवरेज कॉस्ट से, ठीक है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। और अगर आपका एवरेज रेवेन्यू कम आ रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो आपको अपनी का वो प्रोडक्शन रोक देनी चाहिए। अभी इसको शटडाउन कंडीशन इस तरीके से पता लगती है। अब प्रोडक्शन को कंटिन्यू क्यों करना चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो होती हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, और जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे वो आपको हेल्प करेगा कि वो फिक्स कॉस्ट के पार्ट को रिकवर कर ले। नेक्स्ट आती है हमारी शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व। इसका मतलब ये होता है कि इंडस्ट्री सप्लाई कर्व जो होता है वो आपका दिखाता है कि टोटल क्वांटिटी सप्लाई जो सारी फर्म्स द्वारा की गई एक इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग प्राइजेस के ऊपर। तो डेरिवेशन इसकी यही होती है, ये हॉरिजॉन्टल समेशन होता है इंडिविजुअल फर्म सप्लाई कर्व का। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कैसे निकाला जाता है कि फर्म सप्लाई कर्व जो होता है वो बराबर होता है आपका एमसी कर्व के, जो आपका ज़्यादा होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। शेप जो होती है इसकी अपवर्ड स्लोपिंग होती है राइजिंग एमसी की वजह से। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब वो कॉस्ट एडवांटेजेस होते हैं जो एक फर्म इंजॉय करती है, ठीक है ना। जब वो अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाती है तो जो उसको कॉस्ट एडवांटेज मिलता है उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोला जाता है। यानी कि कॉस्ट पर यूनिट जो है आपकी गिरती जाती है, यानी जितना ज़्यादा आप आउटपुट बनाओगे उतनी कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम आएगी। तो यही चीज़ क्या कहलाई जाएगी, आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाई जाएगी। अब अलग अलग टाइप की आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं। एक होती है इंटरनल इकोनॉमीज़ जो कि फर्म के अंदर ही हो रही हैं, कि टेक्निकल इकोनॉमीज़, मैनेजरियल इकोनॉमीज़, फाइनेंशियल इकोनॉमीज़, मार्केटिंग इकोनॉमीज़। की टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, मैनेजमेंट अच्छी हो गई, फाइनेंस आपके पास अच्छा अवेलेबल है, मार्केटिंग प्रॉपरली हो रही है, तो इस वजह से आपकी कॉस्ट एडवांटेज आपको मिल रहा है, तो इसको इंटरनल इकोनॉमीज़ बोला जाएगा। उसके बाद आती है हमारी एक्सटर्नल इकोनॉमी। ये किस वजह से होती है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर अब स्किल्ड लेबर आ गई, हमारी इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, हमें कॉमन सर्विसेज मिल रही हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट पर यूनिट अब कम आ रही है, तो इसको एक्सटर्नल इकोनॉमीज का पार्ट होंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल तब होती है जब आपकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है, क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा फर्म का एक्सपेंशन कर रहा हो, बहुत ज़्यादा उसको बढ़ावा दे रहा हो, तो उसको डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल बोला जाता है। इसके कॉजेज़ यही होते हैं, मैनेजरियल इनएफिशिएंसी, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं हमारे। अब उसके बाद आती है हमारी लॉन्ग रन एडजस्टमेंट। लॉन्ग रन एडजस्टमेंट जो होती हैं वो चेंजेस होते हैं जो फर्म्स करती है एक इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट और लॉसेस के उसके में, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है एडजस्टमेंट का, सबसे पहले आते हैं आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि नई फर्म जो है यहाँ पर एंटर कर जाती है इंडस्ट्री में, और जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस कम हो जाता है, और प्रॉफिट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। दूसरा आता है आपका लॉसेस। लॉसेस के अंदर ये होता है कि फर्म जो है इंडस्ट्री छोड़ के जा रही होती है, सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो दोबारा रिस्टोर हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, यानी कि फर्म जो है यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, यानी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। यहाँ पर कोई इंसेंटिव नहीं होता एंट्री या फिर एग्जिट का, एंटर या फिर एग्जिट करने का। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें आइडिया इन्फ्यूजन के साथ। और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द रुपीज़ 150 ओनली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। कुछ ही देर के अंदर आपको मिलने वाली है यूनिट नंबर 4 की वीडियो, और ठीक है, तो बस बने रहें आइडिया इन्फ्यूजन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय प्राइम एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का यूनिट नंबर 4, जो कि आपका लास्ट यूनिट रहने वाला है। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। जिसको भी नोट्स परचेज करना है फॉर द रुपीज़ 150 ओनली, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर उसके अलावा कोई से भी जीई सब्जेक्ट, डीएससी, डीएससी, एसईसी, एईसी, किसी के भी आपको नोट्स चाहिए तो मोस्टली हमारे चैनल पर सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो के स्टार्ट बिना किसी देरी के। यूनिट नंबर 4 परफेक्ट कंपटीशन, सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन जो होता है वो आपका एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो है मान लीजिए बहुत सारे बायर्स भी हैं
और बहुत सारे सेलर्स भी हैं, और जितनी भी फर्म्स हैं वो सारे आइडेंटिकल या फिर होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि जो सिमिलर प्रोडक्ट हैं वो बेच रहे हैं, और कोई सिंगल फर्म जो है वो मार्केट प्राइजेस को चेंज नहीं कर सकती, उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। यानी हर फर्म जो है वो प्राइस चेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। यानी कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा वही आपको रखना है, आप अपने पास से कोई प्राइस नहीं रख सकते। तो अजम्पशंस जो ली जाती हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये ली जाती हैं कि यहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत सारी फर्म्स हैं जो प्रोडक्ट बेच रही हैं, और हर फर्म जो है बहुत छोटे पार्ट बना रही हैं टोटल मार्केट आउटपुट के, और कोई फर्म जो है वो चेंज नहीं कर सकती प्राइजेस को, यानी कि अपने आउटपुट को इंक्रीज या डिक्रीज करने से कुछ भी प्राइजेस के ऊपर फ़र्क नहीं डाल सकती, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये मानी जाती है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं, यानी कि जितने भी फर्म जो है बेच रही है प्रोडक्ट वो सारे एग्जैक्टली जो है सेम प्रोडक्ट हैं, जैसे वीट, राइस, मिल्क, और बायर जो है यहाँ पर प्रेफर नहीं करता एक सेलर को दूसरे दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ यहाँ पर ये मानी जाती है कि फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है फर्म्स का, ठीक है ना। कोई भी फर्म इसके अंदर एंट्री कर सकती है और प्रॉफिट कमा सकती है, और कोई भी फर्म जो है फ्रीली एग्जिट कर सकती है अगर उसको लॉस हो रहा है, और ये कंडीशन जो है इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन के अंदर। अब नेक्स्ट आता है हमारा परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज वो होती है कि हम ये मान के चलते हैं कि बायर और सेलर्स दोनों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है चीज़ों के प्राइजेस के बारे में और चीज़ों की प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, और कोई भी फर्म जो है वो हायर प्राइजेस नहीं चार्ज कर सकती इग्नोरेंस की वजह से कि मुझे तो पता नहीं था, इस वजह से मैं ज़्यादा प्राइजेस चार्ज कर रही हूँ। पांचवा माना जाता है यहाँ पर परफेक्ट मोबिलिटी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, जैसे फैक्टर्स हैं लेबर और कैपिटल, ये फ्रीली मूव हो सकते हैं एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री पर। यहाँ पर ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि इक्वल कॉस्ट कंडीशन हो। और छठा माना जाता है कि यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, कि जो प्राइजेज हैं प्रोडक्ट के वो हर जगह पर हमारे सेम हैं। और ये भी माना जाता है कि यहाँ पर कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है, कि कोई भी फर्म जो है वो एडवर्टाइजमेंट पर या फिर प्रमोशन के ऊपर कोई खर्चा नहीं कर रही, और प्रोडक्ट सारे आइडेंटिकल हैं, तो एडवर्टाइजिंग करना यहाँ पर बेकार है, ठीक है। अब थ्योरी क्या आती है फर्म के अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो फर्म जो होती है वो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग यूनिट होती है, आप लोग जानते हैं कि जो एक चीज़ों को प्रोड्यूस करती है, गुड्स को प्रोड्यूस करती है और अपना प्रॉफिट को कमाती है, उसको फर्म बोला जाता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही होते हैं फर्म का कि वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके, ठीक है। तो प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं हमने पीछे भी देखा, जब हमारा जो टोटल रेवेन्यू होता है उसके अंदर से अगर हम टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल आता है। तो फर्म जो है वो डिसाइड करती है कि कितना आउटपुट हमें प्रोड्यूस करना चाहिए और कौन से लेवल पर प्रॉफिट जो होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। और नेक्स्ट आता है हमारा डिमांड एंड रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म आता है कि डिमांड कर्व जो होता है वो एक सिंगल फर्म के लिए जो होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक फर्म जो हो सकती है बेच सकती है किसी भी अमाउंट पर गिवन, कैन सेल एनी अमाउंट एट द गिवन मार्केट प्राइस, और एक फर्म जो हो सकती है वो चेंज नहीं कर सकती मार्केट प्राइजेस को, ठीक है। कि वो मतलब अपने हिसाब से तो किसी भी प्राइजेस के ऊपर बेचे जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है बस, बट मार्केट के प्राइजेस को चेंज नहीं कर सकती। तो डिमांड कैसे निकाली जाती है, जितना भी एवरेज रेवेन्यू है हमारा, अगर हम उसमें से अपना मार्जिनल रेवेन्यू हटा दें तो हमारी डिमांड निकल आएगी। नेक्स्ट आते हैं अब हमारे रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। तीन टाइप के आपके रेवेन्यू होते हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। ये हमने पीछे भी देखा था, ठीक है। तो रिलेशनशिप यही होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारा एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइजेस, ये तीनों चीज़ें हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चौथा आता है हमारा इक्विलिब्रियम जो होता है फर्म का शॉर्ट रन के अंदर। तो शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर कोई भी कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स हो और नंबर ऑफ फर्म्स जो हैं वो भी साथ साथ फिक्स हो। कंडीशन ये होती है हमारी इक्विलिब्रियम के लिए, बार बार आ रहा है, बार बार हर यूनिट के अंदर आया, तो इस चीज़ को ये याद रख लीजिएगा कि एक फर्म इक्विलिब्रियम के अंदर तब होगी जब उसका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होंगे, और जब मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से कट करेगी। यानी यह चीज़ ये इंश्योर की जाएगी कि प्रॉफिट जो है मैक्सिमम है। अब शॉर्ट रन की सिचुएशन आती है, सबसे पहले आता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, जिसको अब नॉर्मल प्रॉफिट भी बोला जाता है। जब आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, ठीक है, ये तब होता है जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, तो अब आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने लगता है। तो डायग्राम एक्सप्लेनेशन यही होगा इसका
कि प्राइस लाइन जो होगी वो एवरेज कर्व से जो है नीचे होगी, और जो एवरेज रेवेन्यू है और जो एवरेज कॉस्ट है आपकी, वो आपके प्रॉफिट को दिखाएंगे। नेक्स्ट होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तब होगा जब आपका एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर आएंगी, यानी कि कोई इंसेंटिव नहीं होता अगर कोई नई फर्म यहाँ पर एंटर कर जाती है। तीसरा केस होता है लॉस। लॉस तब होता है जब आपकी एवरेज कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो और एवरेज रेवेन्यू आपका कम हो। तो फर्म जो है तभी अपनी उसको कंटिन्यू रखती है प्रोडक्शन को, कि अगर उसका एवरेज रेवेन्यू है वो ज़्यादा आ रहा होता है एवरेज कॉस्ट से। ये थोड़ा गलत दे रखा है कि एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो ज़्यादा होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है। और शट डाउन कंडीशन तब आती है, ये मैंने पिछले यूनिट के अंदर भी बताया, जब एवरेज रेवेन्यू आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम आ रहा होता है तो कंपनी को जो है, फर्म को जो है शट डाउन कर देनी चाहिए अपनी कंपनी, क्योंकि उसका रेवेन्यू हो ही नहीं रहा, उसका खर्चा ही ज़्यादा हो रहा है। अब इक्विलिब्रियम को समझते हैं हम लॉन्ग रन के अंदर। तो लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जहाँ पर सारे फैक्टर्स हमारे वेरिएबल होते हैं और फर्म जो होता है एंटर भी कर सकती हैं और एग्जिट भी ले सकती हैं इंडस्ट्री में से। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंडीशन यही होती है कि लॉन्ग रन के अंदर इक्विलिब्रियम तब होता है जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर हो, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर हो, और फर्म जो है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हो, ठीक है। तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट क्यों, मान लीजिए अगर फर्म जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी तो नई फर्म भी एंटर करने लग जाएगी, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस दोबारा से कम हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए फर्म को लॉस हो रहा है तो वो फर्म खुद ही एग्जिट कर जाएगी, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और ये एडजस्टमेंट चलता रहेगा जब तक एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर नहीं आते। इस वजह से नॉर्मल प्रॉफिट ही होना चाहिए बस इक्विलिब्रियम के कंडीशन के लिए। तो खासियतें यही होती हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम्स की, फीचर्स यही होती हैं कि कोई फर्म जो है अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा रही होती, सब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती हैं। किसी भी फर्म को लॉस नहीं हो रहा होता, सबको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होता है, और इंडस्ट्री आउटपुट स्टेबल है हमारा और एफिशिएंट यूज़ हो रहा होता है रिसोर्सेज का, और जो प्राइस होता है वो बराबर होता है मिनिमम एवरेज कॉस्ट के। अब नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व, LRIS जिसको बोला जाता है। तो लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व जो होता है वो रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस के बीच में और जो टोटल आउटपुट सप्लाई किए जा रहे हैं इंडस्ट्री द्वारा उसके बीच में, ठीक है, लॉन्ग रन के अंदर। यानी यहाँ पर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, और फर्म जो है एंटर भी कर सकती है और एग्जिट भी कर सकती है इंडस्ट्री को। अब लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व शॉर्ट रन से किस तरीके से अलग होता है कि शॉर्ट रन के अंदर एंटर एग्जिट कुछ भी अलाउड नहीं होता, लॉन्ग रन के अंदर एंटर एग्जिट दोनों ही अलाउ होते हैं। और शॉर्ट रन के अंदर फिक्स फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग रन के अंदर कोई फिक्स फैक्टर नहीं होता। प्रॉफिट जो कमाए जाते हैं शॉर्ट रन के अंदर वो एब नॉर्मल भी कमाए जा सकते हैं, लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाए जाते हैं। और जो शेप ऑफ सप्लाई कर्व होता है ये हमेशा शॉर्ट रन के अंदर अपवर्ड होता है, और यहाँ पर लॉन्ग रन के अंदर कॉस्ट कंडीशन पर डिपेंड होगा कि अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा। अब अलग अलग टाइप की लॉन्ग रन इंडस्ट्रीज सप्लाई कर्व होते हैं हमारे। तो जो शेप होता है लॉन्ग रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व का वो डिपेंड होता है कि किस तरीके से कॉस्ट हमारी चेंज हो रही है जब इंडस्ट्री का आउटपुट हमारा बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो तीन टाइप के होते हैं हमारे, एक होगा कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, दूसरा होगा इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, तीसरा होगा हमारा डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। तो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री के अंदर जो आती है वो होती है जहाँ पर एक्सपेंशन जो होता है इंडस्ट्री आउटपुट का वो चेंज नहीं होता, ठीक है ना, चेंज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म्स के साथ। रीज़न इसके यही होते हैं कि इनपुट जो होते हैं यहाँ पर इजीली अवेलेबल होते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, कोई प्रेशर नहीं होता फैक्टर प्राइसेस के ऊपर, और एक्सटर्नल इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज नहीं होती हैं। और लॉन्ग रन एडजस्टमेंट यही होती है कि जैसे डिमांड बढ़ती है तो फर्म्स जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देती है, और जैसे ही नई फर्म एंटर करती है इंडस्ट्री को सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस जो होता है वो ओरिजिनल लेवल पर गिरकर वापस आ जाता है, और फर्म जो होता है दोबारा नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लग जाता है। रिजल्ट इसके यही होते हैं कि आउटपुट बढ़ जाता है और प्राइस जो होता है सेम रहता है। शेप ये होती है LR इंडस्ट्री सप्लाई कर्व की कि ये परफेक्टली इलास्टिक होता है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। यहाँ पर डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन इसकी ऐसे दे रखी है, ठीक है ना, कांस्टेंट वाले की ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, और ये इंडस्ट्री की ये जा रही है आपकी, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पर आपका कांस्टेंट है और इंडस्ट्री आउटपुट जो है वो बढ़ता जा रहा है, और जो LR सप्लाई कर्व है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है ना, देख सकते हैं आप ये रहा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी।
और एग्जांपल यही आ गए। इसके अंदर क्या क्या चीज़ आएंगी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सिंपल कंज्यूमर गुड्स। अब नेक्स्ट आती है हमारी इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। तो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा होता है इंडस्ट्री के आउटपुट का, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपकी बढ़ रही होती है। रीज़न यही होते हैं कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है रॉ मटेरियल की, फैक्टर प्राइसेस बढ़ रहा होता है लैंड और लेबर के दोनों के, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज होती हैं, कंजेशन होता है जिसकी वजह से रेंट ज़्यादा होता है और ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होती है। लॉन्ग रन एडजस्टमेंट के अंदर आता है कि डिमांड जैसे ही बढ़ती है प्राइस भी बढ़ जाते हैं और फर्म्स जो होती हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लग जाती हैं, और नई फर्म्स जो होती हैं इंडस्ट्री के अंदर एंटर करती हैं, जिसकी वजह से डिमांड जो होती है इनपुट की वो बढ़ जाती है, प्राइजेस बढ़ जाते हैं और कॉस्ट का जो है अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है और प्राइस जो हो जाता है सेटल हो जाता है हायर लेवल के ऊपर, जिसका रिजल्ट यही आता है कि आउटपुट बढ़ जाता है और प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं। और जो शेप होती है लार इंडस्ट्री कर्व की वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है आपकी, ये आपके देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दे रखी है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री की, कि नया इक्विलिब्रियम के प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं और इंडस्ट्री सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है लेफ्ट से लेकर राइट तक, ठीक है। ये यहाँ पर उसके अंदर तो स्ट्रेट ही जा रहा था ना, यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग हो गई, ये लाइन ब्लैक वाली आप देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ये हो गए इसके, एग्रीकल्चर, माइनिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसके अंदर इंक्रीजिंग कॉस्ट इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आती है हमारी डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। तो डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री एक वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा होता है इंडस्ट्री के आउटपुट का, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही होती है, वहाँ पर कॉस्ट बढ़ रही होती है। पहले में कॉस्ट कांस्टेंट थी, यहाँ पर कॉस्ट कम हो रही है। रीज़न इसके यही है कि एक्सटर्नल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, स्किल्ड लेबर हमें मिल गई और डेवलपमेंट हो गया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट मिला। उसके बाद आती है हमारी लॉन्ग रन एडजस्टमेंट। लॉन्ग रन एडजस्टमेंट के अंदर क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से शुरू में प्राइजेस बढ़ गए और फर्म्स को जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होने लगा, जिसको देखकर नई फर्म्स भी एंटर करने लगी और बहुत बड़े स्केल के ऊपर प्रोडक्शन होने लगा, जिसकी वजह से कॉस्ट भी कम होने लगी क्योंकि एक्सटर्नल इकोनॉमीज आ गई और प्राइस जो है गिरने लगा ओरिजिनल लेवल से भी नीचे। रिजल्ट यही हुआ इसका कि आउटपुट बढ़ गया और प्राइस गिर गए। तो जो शेप होता है एलआर इंडस्ट्री सप्लाई कर्व का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये देखिए। पहले में कैसा जा रहा था ये इंडस्ट्री के अंदर, ये तो सेम ही है दोनों के अंदर, पहला वाला फर्म का, इसके अंदर पहले में कांस्टेंट में स्ट्रेट जा रहा था और इंक्रीजिंग में ऊपर और डिक्रीजिंग में ये देखिए आप नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर नीचे जा रहा है, मैं बिठा के भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये जो ब्लैक वाली लाइन है आप देख सकते हैं, ये आपकी डिक्रीजिंग दिखा रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर जो था ये इंक्रीजिंग था, ठीक है ना, ये बढ़ रहा है। और सबसे ऊपर देखेंगे आप तो वहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। ये देखिए ये कांस्टेंट जा रहा है। आई होप आप लोगों को इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट तीनों ही चीज़ें समझ में आई होंगी। अब वेलफेयर इन इकोनॉमिक्स समझते हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर वेलफेयर का मतलब ये होता है कि पूरी सोसाइटी का जो है एज अ होल वेलबींग रहे, पूरी सोसाइटी के अंदर वेलफेयर हो, ठीक है ना। तो एफिशिएंटली जब हम सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि जितनी भी ह्यूमन वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सके, तो जो इकोनॉमिक वेलफेयर होता है वो डिपेंड करता है कि कौन से गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और किस तरीके से वो गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है और किन लोगों के लिए उन गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एलोकेटिव एफिशिएंसी का। एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को ज़्यादातर प्रोड्यूस किया जा रहा है जिसको लोग जो है ज़्यादातर वैल्यू किया जाता है। तो जो राइट गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं राइट क्वांटिटी के अंदर। तो कंडीशंस यही है एलोकेटिव एफिशिएंसी की। एलोकेटिव एफिशिएंसी तभी अचीव हो पाती है जब आपका प्राइस जो है और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो दोनों चीज़ें बराबर आ रही हैं, तब हम क्या बोलेंगे अभी हमारी फर्म के अंदर एलोकेटिव एफिशिएंसी है। तब ये कंडीशन क्यों होती है, यानी जो प्राइस है पी जो है वो हमें दिखाता है कि कितना पैसा जो है कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट के लिए हमें पे करना चाहता है, और जो मार्जिनल कॉस्ट है एमसी जो है वो हमें ये दिखाती है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट है वो कितनी आ रही है। तो जब आपका प्राइस और आपकी मार्जिनल कॉस्ट दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो उसका मतलब ये होगा जो वैल्यू हमें सोसाइटी दे रही है और जो कॉस्ट सोसाइटी बियर कर सकती है वो दोनों चीज़ें बराबर हैं, यानी कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा।
तो परफेक्ट कंपटीशन एंड वेलफेयर आता है। तो परफेक्ट कंपटीशन को जो होता है सबसे ज़्यादा वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग मार्केट स्ट्रक्चर माना जाता है कि ये ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेलफेयर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारी जो एलोकेटिव एफिशिएंसी की कंडीशंस हैं उन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई यहाँ पर किया जा रहा होता है। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स यही होते हैं हेल्पिंग वेलफेयर के कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो यही है कि बायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, सेलर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट एक जैसे हैं सारे, फ्री में कोई भी एंट्री एग्जिट हो सकती है, कोई कॉस्ट के अंदर ज़्यादा नहीं है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है बायर्स को भी सेलर्स को भी, और प्राइस चेकर्स फर्म होती हैं यहाँ पर। अब परफेक्ट कंपटीशन जो है लोकेटिव एफिशिएंसी को अचीव कैसे करता है, तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस जो है आपके तीनों बराबर होते हैं, और फर्म की इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर आपकी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होते हैं। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका प्राइस जो है आपका मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाएगा, तो यानी कि आपकी एलोकेटिव एफिशिएंसी जो हो गई वो अचीव की जा चुकी है। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का रोल क्या होता है, तो एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है वो फुल्ली अचीव की जाती है लॉन्ग रन के अंदर, और शॉर्ट रन के अंदर नहीं। तो लॉन्ग रन की कंडीशन ये होती है कि फर्म जो है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं, और जो प्राइस है आपका मिनिमम एवरेज कॉस्ट के बराबर है, और जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस किया जाता है लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट के ऊपर। तो लॉन्ग रन के अंदर जो होगा आपका प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। तो वेलफेयर गेन्स क्या क्या होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, सबसे पहला तो ये होता है मैक्सिमम कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर हमारे गुड्स और सर्विसेज के लिए कितना पे करना चाह रहा है और एक्चुअली वो कितना पे कर रहा है, तो उसके बीच का डिफरेंस हमारा कंज्यूमर सरप्लस कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर प्राइस जो होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो लोएस्ट होता है, आपको भी पता है, और कंज्यूमर को यहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा होता है। और दूसरी बात होती है कि मैक्सिमम प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, यानी कि यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जो प्रोड्यूसर हैं यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा लॉस उनको नहीं हो रहा होता, और जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली इंडस्ट्री के अंदर हमारे सारे लगे होते हैं यहाँ पर, और कोई डेड वेट लॉस्ट नहीं होता। यानी कि डेड वेट लॉस का मतलब ये होता है कि लॉस ऑफ वेलफेयर हो रहा है क्योंकि इनएफिशिएंट एलोकेशन है हमारी, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारा प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं, तो कोई डेड वेट लॉस्ट हमारा नहीं होता। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन इसकी यही आती है कि डिमांड कर्व जो है आपका मार्जिनल बेनिफिट के बराबर होगा, सप्लाई कर्व आपकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी, और इक्विलिब्रियम तब होगा जब आपका मार्जिनल बेनिफिट्स और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर आ जाए। तो नेक्स्ट आती है हमारी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी के अंदर फ़र्क क्या होता है। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि कम से कम खर्चे पर आप चीज़ों को बना रहे हैं, कम से कम खर्चे पर, और एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब ये हो रहा है कि आप वो चीज़ें बना रहे हैं जिसके सोसाइटी को ज़रूरत है। कंडीशंस प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के अंदर ये होती है कि एवरेज कॉस्ट यहाँ पर सबसे कम होती है, और एलोकेटिव एफिशिएंसी की यही होती है कि प्राइस और आपकी मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होती हैं। तो अचीव्ड अंडर पीएससी यानी कि पीसी अचीव्ड होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर भी हो जाता है। फोकस इसका यही होता है कि कॉस्ट सबसे कम हो जाए, और इसका ये होता है कि वेलफेयर यहाँ पर मैक्सिमाइज हो जाए। तो परफेक्ट कंपटीशन जो है वो दोनों एफिशिएंसीज को अचीव करता है हमारा। कमियां यही हैं वेलफेयर की परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कि ऐसे तो इसको आइडियल समझा जाता है, बट कुछ कुछ कमियां ये हैं कि यहाँ पर जो अजम्पशंस ली जाती हैं वो रियल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक हैं, और कोई नई प्रोडक्ट की इनोवेशन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर नहीं होती, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं होती, कोई प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, और यहाँ पर जितनी भी सोशल कॉस्ट आती हैं जैसे पोल्यूशन वगैरह उन चीज़ों का भी ध्यान नहीं रखा जाता। इंपॉर्टेंस यही हो गई एलोकेटिव एफिशिएंसी की, यहाँ पर ऑप्टिमल यूज़ हो रहा है जो हमारे पास सारे रिसोर्सेज स्कार्स हैं, जैसा हमने यूनिट 1 के अंदर देखा, तो उन सारे स्कार्स रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमल यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल वेलफेयर हो रहा है, सोसाइटी में लोगों का भला हो रहा है, और यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा, ना अंडर प्रोडक्शन हो रहा है। जितनी चीज़ें चाहिए उतनी ही बनाई जा रही हैं, ना हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं ना हम कम बना रहे हैं, और ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए बेसिस है, और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए भी बेसिस माना जाता है एलोकेटिव एफिशिएंसी को। एलोकेटिव एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर ही गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है और वेलफेयर इकोनॉमिक्स का ध्यान रखती है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें आइडिया इन्फ्यूजन के साथ। और जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं फॉर द ₹150 ओनली, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन दोनों ही जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेस कर सकते हैं। और जीई के अंदर प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, इसके अलावा और जो भी आपको सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, सेक वेक एईसी
DSC DSE मोस्टली हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल होते हैं, तो आप जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहे इन्फ्यूजन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, उसी के ऊपर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।